अब देखो मेरा बेटा, जो हमने लास्ट टाइम बातचीत की थी मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। देन हम आगे जो है ना चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलते हैं। हमारे पास हमने लास्ट टाइम जो है वो हीट कैपेसिटी की बात की थी और लेटेंट हीट की बात की थी, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे पास जब कभी भी आप किसी सब्सटेंस को, किसी बॉडी को आप हीट देते हो, तो दो में से एक काम हो रहा होता है, ठीक है। या तो मेरे भाई उस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा होता है। टेम्परेचर के बढ़ने से क्या मुराद है कि उस बॉडी के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ रही होती है। या मेरे भाई दूसरा काम जो हो रहा होता है वो क्या हो रहा होता है कि उस सब्सटेंस की जो स्टेट है ना वो बेसिकली क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। और मैंने आपको साथ में ये भी कहा था कि ये वाला जो काम है ये और के साथ होता है। और के साथ से क्या मुराद है कि या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या स्टेट चेंज होगी। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमने ये बात की थी कि हमारे पास स्टेट कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। और साथ साथ हमने ये बात भी की थी कि जब स्टेट चेंज होती है तब हमारे पास टेम्परेचर कैसा रहता है जनाबे वाला, कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, जहन में रखेंगे हम ये सारी बातें। अच्छा जी, अब मेरा बेटा हमारे पास फिर हमने ये देखा था कि हमारे पास वो हीट जो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाती है उसको हमने नाम दिया था हीट कैपेसिटी का। फिर हीट कैपेसिटी में एक प्रॉब्लम ये था कि हम उसकी मदद से नेचर ऑफ द मटेरियल डिफाइन नहीं कर सकते थे, या हम हीट कैपेसिटी को एज ए कांस्टेंट किसी मटेरियल के लिए डिफाइन नहीं कर सकते थे। तो हमने क्या किया, हमने फिर वहां से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले पढ़े। सिमिलरली वो हीट जो बेसिकली आपका स्टेट चेंज करती है उसके लिए हमने क्या करा था, उसके लिए हमने लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बहुत डिटेल से पढ़ा था ये सब कुछ हमने, ठीक है। लेटेंट हीट यहां तक हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास इससे पहले कि हम इसके सवालों पे जाएं, हम चलते हैं अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। अच्छा भैया, अब हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसके अंदर हम हीट का फ्लो किसी बॉडी के अंदर जब होता है तो उसकी वजह से जो भी इफेक्ट्स होते हैं, जो चेंजेस होती हैं, उनको हम जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में स्टडी करते हैं उसको हम स्पेसिफिकली कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे कोर्स के अंदर दो लॉज में पढ़ने से रिलेटेड, एक हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एक हमारे पास है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ रहे हैं हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। बात जगह पे आप पढ़ोगे ना, आपको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी चीज लिखी मिलेगी। अगर आपको किसी जगह पे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा मिलता है तो परेशान नहीं होना कि सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं है। बेटा वो पढ़ चुके हैं हमने, जो बिल्कुल इब्तदाई क्लासेस के अंदर हमने थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो बेसिकली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ इस तरह से कहानी करता है कि अगर आपके पास मान लीजिए तीन ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है और सी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि ए और सी भी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर होंगे। फिर सुनो, हमने थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें याद होंगी। ये वैसे ही बता रहा हूँ, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारे चैंपियन हजरात के नोट्स में ये चीजें लिखी होती हैं तो बच्चा परेशान होता है कि सर ने शायद कोई चीज छुड़वा दी है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या था कि एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हुआ करता था, एक बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ करता था। तो जो हॉट बॉडी थी वहां से नेट हीट फ्लो करती थी टुवर्ड्स लो टेम्परेचर वाली बॉडी। और ये उस वक्त तक होता रहता था जब तक कि थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश ना हो जाए। यानी कि जब तक ऐसी सूरत हाल ना आ जाए कि आपका टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब टेम्परेचर डिफरेंस एक बार जीरो हो गया, अब नेट हीट का फ्लो जीरो हो जाएगा। यानी कि ए और बी बॉडी हीट तो एक्सचेंज कर रही होगी, लेकिन जितना ए दे रहा होगा उतना बी दे रहा होगा, यानी कि नेट हीट का फ्लो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली ये है कि अगर आपके पास ए बॉडी बी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है और सी बॉडी भी बी बॉडी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए बॉडी और सी बॉडी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये आपके पास था और ये आपके कोर्स में कहीं भी मेंशन नहीं है, तो इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा सीन है, ठीक है। जो था वो मैंने बता दिया आपको। अब आ जाओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। सबसे पहली चीज जो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, इसके बारे में ये जहन में रखिएगा कि ये डील करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। किससे डील करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से डील करता है। सर क्या मतलब? भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने अपने माजी में पढ़ा होगा, क्लास 10 के अंदर क्या होता है।
वो ये कहा करता था कि भाई कोई भी जो एनर्जी है ना वो पैदा नहीं होती या मरती नहीं है, डिस्ट्रॉय नहीं होती, खत्म नहीं होती। एनर्जी क्या करती है, अपनी शक्लें तब्दील करती है, एक फॉर्म से कहाँ जाती है, दूसरी फॉर्म के अंदर जाती है, ऐसे ही है ना। तो ये बेसिकली आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी आप यही बात पढ़ोगे। सर वो किस तरह से, वो देखते हैं अभी हम। इसकी सबसे पहले आप मेन इक्वेशन देख लो। इसकी मेन इक्वेशन है Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। जहां कहीं भी Q लिखा होगा ना, Q से क्या मुराद है, हीट, ठीक है, हीट हो गई। डेल्टा यू से क्या मुराद है भाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इससे क्या मुराद है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डब्ल्यू से क्या मुराद है भैया आपके पास, वर्क डन। यानी कि जितनी भी हीट दी जाएगी वो टोटल दो कामों में जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी या डूइंग वर्क। इसका वाजे तौर पे तो यही मतलब निकलता है। अब एक्चुअल में क्या मतलब है, क्या प्रोसेसेस है, वो अभी हम डिटेल में पूरा इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। अभी तक के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है हमें नहीं पता। फिलहाल हमें सिर्फ ये पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस प्रिंसिपल पे बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे बेस है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें पता है, वो ये कि जो टोटल एनर्जी है ना वो हमेशा सिस्टम में कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, कंजर्व होती है। टोटल एनर्जी कभी भी सिस्टम की चेंज नहीं होती है, सही है। अच्छा, अब इसको समझने के लिए कि ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, मान लो हमने यहाँ पे ना एक कंटेनर कंसीडर कर लिया, ठीक है। ये मिसाल के तौर पे हमारे पास ना एक अदर कंटेनर है। बेटा कोशिश करना कि अभी साथ साथ आप नोट्स ना बनाओ, सिर्फ साथ साथ जो है ना वो समझने पे फोकस करना, क्योंकि ये एक कहानी है, इस एक कहानी से हमने 4 प्रोसेस पढ़ने हैं। तो कोशिश करना आपको कहानी एक ही दफा में समझ में आ जाए, ताकि आपके 4 प्रोसेस क्लियर हो जाए। ये मेरे भाई एक अदर आपके पास कंटेनर है। ये इस कंटेनर के ऊपर एक अदर लगा हुआ है पिस्टन। पिस्टन क्या होता है सर, आपने वो देखा है, वो जैसे इंजेक्शन के अंदर होता है, सिरिंज के अंदर, वो जिस चीज को पुलिंजर टाइप होता है, ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि वो दवाई बाहर आए अंदर जाए, ठीक है। तो इस टाइप का ये पिस्टन है, और ये पिस्टन के पास सलाहियत है कि पिस्टन जो है ना वो ऊपर या नीचे कहीं भी जा सकता है। पिस्टन हैज द एबिलिटी टू मूव अप एज वेल एज मूव डाउन। यानी कि पिस्टन ऊपर भी जा सकता है मेरे भाई, और पिस्टन कहाँ जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। हमें इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। अच्छा जी, इसको हम कॉपी भी कर लें, बाद में काम आएगा हमारे। चलो, कॉपी हो गया। अब ये मेरा भाई हमारे पास एक सिंपल सा कंटेनर है, सिस्टम है, और इसके अंदर मैंने एक गैस को यहाँ पे इनक्लोज किया हुआ है। ये मेरे पास कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स है जो यहाँ पे मौजूद है। अब हमें ये बात पता है कि ये पिस्टन जहाँ कहीं, ये सिस्टम जहाँ कहीं पे भी रखा हुआ है वहां पे कोई ना कोई टेम्परेचर होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। मान लेते हैं कि अभी जो टेम्परेचर है ना वो T1 है, और इसकी वजह से जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, U1 है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि इंटरनल एनर्जी क्या चीज तय करती है, टेम्परेचर को डिफाइन करती है। यानी कि अगर आपको कहा जाए टेम्परेचर बढ़ा, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ी। टेम्परेचर कम हुआ, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी कम हुई। मैंने क्या कहा कि अभी कोई टेम्परेचर T1 है, तो इंटरनल एनर्जी को मैंने क्या नाम दे दिया, उसके अगेंस्ट में जो भी इंटरनल एनर्जी होगी दैट इज U1। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ ऑल द पॉसिबल एनर्जीज जो कि मॉलिक्यूल के पास होती है। तो आपके ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या कर रहे हैं, अभी इस इंटरनल एनर्जी की वजह से रैंडमली मूव करते फिर रहे हैं। कोई मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, ठीक है। ये बात आपको नजर भी आ रही है, आपको दिखाई भी दे रही है, रैंडमली मूव करते फिर रहे हैं। अच्छा जी, अब आपने किया क्या, अच्छा पिस्टन के बारे में भी ध्यान में रखना। पिस्टन, अगर मैं आपसे पूछता हूँ क्या इस पिस्टन का कोई मास होगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल इस पिस्टन का मास होगा। जाहिर है ना, पिस्टन किसी ना किसी चीज से मिलकर बना होगा, तो पिस्टन का कोई मास होगा। और जब हम अपने बुनियादी न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं तो वहां से आपको एक बात पता चलती है कि W इज इक्वल टू mg, वेट का एक कॉन्सेप्ट पता चलता है ना वहीं से, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन से। यानी कि हर वो बॉडी जिसका मास है, अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है अपने तरफ बुलाने के लिए, अपने सेंटर की तरफ बुलाने के लिए, जिसे हम कहते हैं नीचे की तरफ बुलाने के लिए। तो गोया ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन के ऊपर नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही होगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ये पिस्टन जो है ना ये नीचे जाना चाह रहा होगा। अभी ये बात समझ में आने वाली है। सर पिस्टन नीचे क्यों जाना चाह रहा होगा, भैया पिस्टन नीचे इसलिए जाना चाह रहा होगा कि ये जो पिस्टन है ये किसी ना किसी चीज से तो मिलके बना है ना। भाई कोई तो मटेरियल होगा, प्लास्टिक का होगा, स्टील का होगा, ब्रॉन्ज का होगा, एल्यूमिनियम का होगा, लोहे का होगा, किसी चीज का तो होगा। तो उसका कोई मास होगा। जब मास होगा तो उस मास की वजह से इसका कोई वेट होगा, और वो वेट अर्थ इसके ऊपर कहाँ लगा रही होगी, डाउनवर्ड लगा रही होगी। भाई जब डाउनवर्ड लग रहा होगा तो इसको नीचे जाना चाहिए।
अच्छा, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अजम्पशन ले लेते हैं कि अर्थ इसके ऊपर जो वेट लगा रहा है, यानी कि पिस्टन की जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है वो कितनी है, 5 न्यूटन, 5 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इसके बाद मैं कहूंगा कि ये फोर्स बेसिकली कौन लगा रहा है, पिस्टन लगा रहा है, लेकिन आपके लाशऊर में, सब कॉन्शियस पार्ट ऑफ योर ब्रेन के अंदर ये बात रहनी चाहिए कि ये पिस्टन फोर्स कैसे लगा रहा है। ये पिस्टन फोर्स कैसे लगा रहा है, बेसिकली ये जो पिस्टन है इसको अर्थ खींच रहा है अपनी तरफ, ये अर्थ है जो इसके ऊपर वेट लगा रहा है। लेकिन जब आप किताब विताब पढ़ोगे ना तो उसमें हर जगह पे यही लिखा होगा, प्रेशर एक्सर्टेड बाय पिस्टन, प्रेशर एक्सर्टेड बाय पिस्टन, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय पिस्टन। तो जहन में रखना, पिस्टन कोई लिविंग बीइंग नहीं है जो फोर्स लगाना शुरू हो जाएगा। तो आपको सही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये बेसिकली वेट है जो पिस्टन के ऊपर लग रहा है। तो हम उसको समझाने के लिए ऐसे कह रहे हैं कि ये पिस्टन है जो नीचे की तरफ क्या कर रहा है, गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। सही है। मैंने आसानी के लिए एक वैल्यू मान ली कि यार 5 न्यूटन है जो वेट है इसका। जब 5 न्यूटन इसका वेट है, गोया कि पिस्टन जो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है, या पिस्टन के ऊपर जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है और जिससे पिस्टन नीचे जाना चाह रहा है, वो कितना है भाई, 5 न्यूटन। अच्छा, अब मैं जो है ना वो दूर खड़े होकर ना सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा हूं। बच्चे आपने अभी नोट्स नहीं बनाने, कोशिश करो अच्छे से, सिर्फ चीजों को समझो, फील करो कॉन्सेप्ट को। मैं दूर खड़े होकर ना सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहा हूं, और मैंने आपको ये भी बता दिया जो पिस्टन है ना ये फ्री टू मूव है, यानी कि पिस्टन ऊपर भी जा सकता है, पिस्टन नीचे भी जा सकता है। ठीक है। मैं देख रहा हूं कि पिस्टन नीचे नहीं जा रहा, ना पिस्टन ऊपर जा रहा। अगर पिस्टन नीचे नहीं जा रहा और पिस्टन ऊपर नहीं जा रहा तो इसका एक ही मतलब है, और वो एक मतलब क्या है कि ये जो 5 न्यूटन की फोर्स पिस्टन नीचे लगा रहा है, ये कैंसिल हो रही है 5 न्यूटन की फोर्स ऊपर लगने पर। यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ भी कोई ना कोई क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। पॉइंट समझ में आ गया। अब नीचे से ऊपर की तरफ कौन फोर्स लगा रहा है, देखो ऊपर से नीचे की तरफ तो समझ में आ गया, पिस्टन की फोर्स लग रही है, और वो भी समझ में आ गया कि वेट ऑफ द पिस्टन है दैट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब नीचे से ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, आप नोट करो, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, हमें ये बात नजर आ रही है ये गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं अपनी इंटरनल एनर्जी की वजह से। जब ये गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करेंगे तो ये आपस में टकराएंगे। सिमिलरली ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ टकराएंगे। सिमिलरली ये पिस्टन के साथ टकराएंगे जाके। जब ये पिस्टन के साथ कोलाइड करेंगे, जब ये पिस्टन के साथ कोलिजन करेंगे, तो मैं कह सकता हूं ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ऐसे ही है ना भाई। भाई देखो ना, ये मॉलिक्यूल है, इसको देखो, ये मॉलिक्यूल ऐसे गया जाके ऊपर पिस्टन से टकराया, ये गया जाके पिस्टन से टकराया। ऐसे जो जो मॉलिक्यूल जाके पिस्टन से टकराएगा वो ड्यूरिंग द कोलिजन क्या एग्जर्ट करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। गोया के गैस के मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, पिस्टन नीचे ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो आपको इस पूरे सिस्टम में दो फोर्सेस लगती नजर आ रही है। पिस्टन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है डाउनवर्ड, मॉलिक्यूल्स फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और हमें भी ये बात नजर आ रही है। अब मैं साइड में खड़ा हुआ हूं और मैं साइड में खड़े होकर एक चीज देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं कि पिस्टन भाई साहब ना तो नीचे जा रहा है और पिस्टन भाई साहब ना तो ऊपर जा रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा पिस्टन आपके पास। बेटा अभी हाथ रेस करने का कोई फायदा नहीं है, जब तक मैं आपके क्वेश्चन को टाइम ना दूं तब तक कोई फायदा नहीं है ना। तसल्ली से सिर्फ सुनने पे फोकस करो, ठीक है। सिर्फ सुनो जो मैं बता रहा हूं अभी। जब मैं क्वेश्चन लूंगा तो मैं आपको टाइम दूंगा कि आप क्वेश्चन पूछो, अभी सिर्फ जो मैं बता रहा हूं उसको फोकस करो। अगर कोई पॉइंट आपका मिस होगा तो मैं खुद ही पॉइंट को 3 से 4 दफा रिपीट करूँ। फिर से बता रहा हूं, देखो मैंने क्या कहा, मैंने आपको बताया, मैंने एक कंटेनर लिया, ये बिल्कुल आइडियल किस्म का एक कंटेनर है, ठीक है, कोई फ्रिक्शन व्रिक्शन का इसमें कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व नहीं है। इसमें हमने एक आइडियल गैस भरी हुई है, कुछ सिस्टम का टेम्परेचर है T1, उसकी वजह से कुछ इंटरनल एनर्जी है U1, ठीक हो गया। ये गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये सारी बातें हमें पता है। ये जो पिस्टन है ये यहाँ पे मौजूद है एक सर्टेन जगह पे, ठीक है, और ये पिस्टन ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, और पिस्टन अभी कोई भी सील व्हील नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अच्छा, इस पिस्टन का कोई मास है, इसकी वजह से इस पिस्टन का जो वेट है वो कहाँ एक्ट कर रहा है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। गोया के पिस्टन एक फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, समझ आ गई बात की। मैंने आसानी के लिए एक न्यूमेरिक वैल्यू ले ली कि पिस्टन के ऊपर वेट कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का, यानी कि पिस्टन नीचे की तरफ फोर्स कितनी लगा रहा है, 5 न्यूटन। फिर मैंने कहा कि भाई ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है ये रैंडमली जब मूव करेंगे तो जाके वॉल से टकराएंगे। आपने बोला जी, इधर से भी टकराएंगे, बेस से भी टकराएंगे, और ऐसे पिस्टन से भी टकराएंगे, आपस में भी टकराएंगे, यकीन। तो मैंने कहा जब ये गैस के मॉलिक्यूल ऐसे जाके पिस्टन से टकराएंगे तो अल्टीमेटली ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो इसका मतलब आपको दो फोर्सेस नजर आ रही हैं, एक फोर्स गैस के मॉलिक्यूल्स है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाके लगा रहे हैं, एक फोर्स पिस्टन है जो ऊपर से नीचे की तरफ लग रही है।
अब मैं देख रहा हूं और मुझे ये चीज नजर आ रही है कि पिस्टन जो है ना वो स्टिल है, पिस्टन जो है ना वो स्टैटिक है, पिस्टन मूव नहीं कर रहा। अगर पिस्टन स्टिल है, स्टैटिक है, मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि वो फोर्स जो डाउनवर्ड लग रही है और वो फोर्स जो अपवर्ड लग रही है वो बराबर है। यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय पिस्टन ऑन गैस मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल ऑन द पिस्टन, वो आपस में बराबर है। और मैंने अभी आसानी के लिए क्या मिसाल ली हुई है कि दोनों एक दूसरे पे क्या फोर्स लगा रहे हैं, 5 5 5 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, ये 5 न्यूटन हर दफा नहीं होगा, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए एक न्यूमेरिक वैल्यू दी। 5 न्यूटन लगा रहे हैं, हमें समझ में आ गया। सर ये ब्लू कलर का एरो क्यों बनाया था, ये बताने के लिए लगाया था कि पिस्टन का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और कुछ नहीं करा। अब यहां तक की कहानी हमारी हमेशा सेम रहेगी, आगे हम 4 प्रोसेस पढ़ेंगे, चारों प्रोसेस में यही कहानी रहेगी, ठीक है। अब क्या सूरत हाल होती है, अब सुनो सूरत हाल भाई। अब मैंने क्या किया, अब मैंने नीचे जो है ना वो एक हीट सोर्स कनेक्ट कर दी लाके। एक क्या करी भाई, हीट सोर्स कनेक्ट कर दी। हीट सोर्स, हीट सोर्स से क्या मुराद है भाई, कोई चूल्हा रख दिया लाके, कोई बर्नर रख दिया लाके, जो कि हीट एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, हीट सोर्स के ऊपर जाने से पहले एक और मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूं, आप वो सिंपल सी मिसाल सुनो और गौर से देखो और अपने पास इसका आंसर नोट करो। देखो, मान लो यहां पे ना मेरे पास दो लोग हैं और ये दो लोग जो है ना आपस में खेल रहे हैं टग ऑफ वॉर। सर टग ऑफ वॉर क्या होता है बेटा, वो जो रस्सा कशी का मुकाबला नहीं होता, जो रस्सा खींचते हैं दो तीन लोग आपस में मिलकर, वो इस तरीके से टग ऑफ वॉर खेल रहे हैं आपस में, ठीक है। इसका नाम लेट से ए है, इसका नाम लेट से बी है। ये दोनों इस रस्से को ना अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये रस्सा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक हो गया। ए रस्से को अपनी तरफ खींच रहा है मान लो 5 न्यूटन की ताकत से, बी रस्से को अपनी तरफ खींच रहा है मान लो 5 न्यूटन की ताकत से। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि रस्सा जो है वो बी की तरफ जाएगा या ए की तरफ, तो यकीनन आपका जवाब होगा ना तो बी की तरफ जाएगा ना ए की तरफ जाएगा। मैं पूछूंगा भाई आपने ऐसा क्यों कहा, तो आप बोलोगे सर ऐसा इसलिए कहा क्योंकि देखिए ना दोनों तो फोर्स एक बराबर लगा रहे हैं, जब दोनों फोर्स एक बराबर लगा रहे हैं तो ये जो रस्से का मिड पॉइंट है ये यहीं पे रहेगा, ना ये राइट पे जाने वाला है ना ये लेफ्ट पे जाने वाला है, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स जीरो हो रही है, सारी नेट इफेक्ट जीरो हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी नहीं जाने वाला। मैं कहूंगा बेहतरीन हो गया। अब और से सुनना, अब मैं आपको यहाँ पे दो केसेस समझा रहा हूँ इसी एग्जांपल से, और फिर इसी एग्जांपल को मैं छाप दूंगा थर्मोडायनामिक प्रोसेस में, तो गौर से देखना। अब मैंने आपको पहला केस दिया, केस नंबर 1। जो बी वाले भाई साहब थे ना, इन्होंने अपनी फोर्स 5 न्यूटन से बढ़ा के कर दी 10 न्यूटन। इन्होंने अपनी फोर्स 5 से बढ़ा के कितनी कर दी, 10 न्यूटन कर दी। और ए की जो फोर्स थी वो पहले भी 5 न्यूटन थी। ए ने बोला हम अपनी फोर्स नहीं बढ़ा रहे, और ए की फोर्स अब भी कितनी है, 5 न्यूटन है। फिर सुनो भाई, स्टार्ट में एट टाइम टी इक्वल 0 दोनों 5 5 न्यूटन लगा रहे थे, लेकिन अब बी को गुस्सा आया, बी ने बोला मुझे मुकाबला जीतना है। बी ने अपनी फोर्स 5 न्यूटन से बढ़ा के कितनी कर दी, 10 न्यूटन कर दी। यानी कि बी की फोर्स अब बढ़ गई है। और ए ने अपनी फोर्स नहीं बढ़ाई, ए की फोर्स जितनी पहले लग रही थी अब भी उतनी ही लग रही है। तो अब आपके ख्याल में ये जो रस्सा है ये कहाँ जाएगा, तो आप बोलोगे सर अब हमारे ख्याल में जो रस्सा है ये जाएगा बी की डायरेक्शन में। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है, बी की डायरेक्शन में। यानी कि आपने सीखा यहां से ये कि आपके पास मूवमेंट हमेशा होती है उस डायरेक्शन में जहां बड़ी फोर्स लग रही हो। देखो ना, जब बड़ी फोर्स आपके पास, जब इसने अपनी फोर्स बढ़ा के 5 न्यूटन से बढ़ा के 10 न्यूटन कर ली, तो आप यही कह रहे हो ना कि ये जो आपका रस्सा है, ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी कि आपका रस्सा कहाँ जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है, यानी कि मुकाबला बी जीतता जा रहा है। तो अपने जहन में ये पॉइंट रखना, जिस डायरेक्शन में बड़ी फोर्स एक्ट करती है उसी डायरेक्शन में अल्टीमेटली आपके पास क्या होता है, उसी डायरेक्शन में आपके पास मूवमेंट हो रही होती है। ये वैसे भी नजर आता है, आप और आपका भाई मिलके जो है ना वो कोई चीज खींच रहे हो, आप ज्यादा ताकत लगाओगे तो वो चीज जो आप खींच रहे थे वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 से पहले वापस आ जाओ, बिल्कुल शुरू में जो हो रहा था ना उस पे आ जाओ। केस नंबर 2 के लिए बिल्कुल शुरू में क्या हो रहा था, मैं वापस याद दिला देता हूं। बिल्कुल शुरू में मेरे भाई ये हो रहा था कि दोनों 5 5 न्यूटन से खींच रहे थे, ना बी की तरफ जा रहा था वो रस्सा ना ए की तरफ जा रहा था। अब बी ने बोला, वापस केस नंबर 2 है, पहले वाले केस से कोई ताल्लुक नहीं है इसका, भूल जाना पहले वाले केस को। बी ने बोला मैं अपनी फोर्स 5 न्यूटन से बढ़ा के कितनी करूंगा, 10 न्यूटन करूंगा। ए ने बोला अच्छा, मैं भी अपनी फोर्स 5 से बढ़ा के कितनी करता हूं, 10 न्यूटन करता हूं। यानी कि जितनी ताकत बी ने बढ़ाई ए ने भी उतनी ताकत बढ़ा दी। अब फिर से रस्सा किसी की तरफ जाएगा, अब बोलोगे नहीं सर क्योंकि अनबैलेंस फोर्स अब भी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। यानी कि
कोई मूवमेंट नहीं होगी और आपके पास वो जो रस्सा था ना उसका मिड पॉइंट अपनी जगह पे बरकरार रहेगा, ना वो बी की तरफ शिफ्ट होगा ना वो ए की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अनबैलेंस फोर्स जीरो है ना बच्चे। अनबैलेंस फोर्स होगी तो वो किसी एक तरफ जाएगा। ये दो बातें हमें समझ में आती है। अब यहां पे देखो, अभी हमारी सूरत हाल क्या है? अभी सूरत हाल ये है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, और जितनी फोर्स ये ऊपर लगा रहे हैं उतनी फोर्स पिस्टन नीचे की तरफ लगा रहा है, जो कि वेट ऑफ द पिस्टन की वजह से लग रही है। तो मैंने एक आसानी के लिए मिसाल ली हुई है 5 न्यूटन। तो गैस के मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर 5 न्यूटन लगा रहे हैं, पिस्टन भी ऊपर से नीचे कितनी लगा रहा है? 5 न्यूटन लगा रहे हैं। अब आपने क्या कर दिया यहाँ पे, आपने यहाँ पे एक अदद लगा दी है हीट सोर्स, ये लगाई हुई है आपने एक अदद हीट एनर्जी की सोर्स लगाई हुई है। अब आप क्या कर रहे हो? हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। अच्छा भाई, हीट एनर्जी देने से क्या होता है, जरा ये भी देख ले। देखो मेरे भाई, जब आप हीट एनर्जी दोगे, हीट एनर्जी देने का मतलब ये है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों सर? अरे भैया, मैं जब हीट एनर्जी दूंगा तो वो एनर्जी अंदर जाके गैस के मॉलिक्यूल्स में तकसीम हो जाएगी। जब तकसीम हो जाएगी तो वो हर एक की इंटरनल एनर्जी का पार्ट बन जाएगी। तो हर एक की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। जब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। कैसे पता चला? बेटा कल की क्लास में पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। आपने हीट दी, हीट देने से इंटरनल एनर्जी बढ़ी, इंटरनल एनर्जी के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ी। और काइनेटिक एनर्जी तय करती है बॉडी किस स्पीड से मूव करेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो मेरे भाई अल्टीमेटली स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई ना। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो मतलब गोया की स्पीड क्या हो गई? बढ़ गई। अब स्पीड बढ़ने का मतलब क्या है? कि ज्यादा जोरदार कोलिजन हो रहा है, ज्यादा जोरदार कोलिजन हो रहा है। इसको फिजिक्स की जबान में कहते हैं ज्यादा विग्रस कोलिजन हो रहा है। ये जोरदार कोलिजन मेरा अपना टर्म है। जोरदार कोलिजन का क्या मतलब है? देखो, ये पहले ऐसे टहलता हुआ जाता था, ऐसे मर मर के कोलाइड करता था, अब ऐसे जोर से जाके कोलाइड कर रहा है। आप खुद सोचो, जब एक गैस का मॉलिक्यूल जोर से जाके पिस्टन पे ताकत अप्लाई करेगा, कोलाइड करेगा, तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि पहले के मुकाबले में जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा था गैस का मॉलिक्यूल, वो क्या हो गई? बढ़ गई ना भाई। जोरदार कोलिजन क्यों भाई? आप देखो, आपके घर के सामने, मान लो आपके घर के अंदर, आप जिस कमरे में उसमें आप एक दीवार के सामने खड़े हो, आप आहिस्ता से जाके दीवार से टकराओ और एक बार भागते हुए आओ आके दीवार से टकराओ, फर्क होगा ना कोलिजन के अंदर। जाहिर है जब आप भागते हुए आ रहे हो तो आपका मोमेंटम ज्यादा है, तो अल्टीमेटली जो फोर्स एग्जर्ट हो रही होगी वो भी क्या होगी भाई? सब ज्यादा होगी। तो यानी कि जब आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड करी, तो हीट एनर्जी के प्रोवाइड करने से हो रहा क्या है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय, यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं यहां लिखूं, हीट एनर्जी के प्रोवाइड करने से हो क्या रहा है? फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स बढ़ गई है, ये हो रहा है। फोर्स exerted by gas molecules increases, फोर्स exerted by gas molecule increases, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल अगर पहले 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे, अब कितनी लगा रहे हैं? 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। ये बात समझना ना, ये हो रहा है अभी। फोर्स exerted by गैस मॉलिक्यूल क्या हो गई है भाई साहब? बढ़ गई है। अब पिस्टन अपनी ताकत, पिस्टन तो 5 न्यूटन लगा रहा था ना पहले भी, अब पिस्टन अपनी ताकत बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता, इसकी बेसिस के ऊपर हमारे दो केसेस बनते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ टग ऑफ वॉर वाली मिसाल दी थी, इसके अंदर देखो, दोनों मिसालों के अंदर बी ने अपनी ताकत बढ़ाई है, एक के अंदर ए ने अपनी ताकत नहीं बढ़ाई, एक में अपनी ए ने अपनी ताकत बढ़ाई है। तो ए यहां पे पिस्टन है यहां पे। अब देखते हैं अभी आपको, अब पहला जो हमारा प्रोसेस है वो हमारे पास कहलाता है जनाबे वाला आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस को मेरा बेटा हम कहते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। क्या कहते हैं? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। किसका प्रेशर कांस्टेंट है? आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपको वैसे समझ में आ जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, अच्छी तरीके से सोच के देखना। हीट एनर्जी जब मैंने प्रोवाइड करी सिस्टम को, देखो हीट एनर्जी जब मैंने सिस्टम को प्रोवाइड करी, हीट एनर्जी प्रोवाइड करने की वजह से किसका प्रेशर बढ़ा? गैस के मॉलिक्यूल्स का या पिस्टन का? आप बोलोगे सर गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बढ़े। क्यों सर? भाई हीट एनर्जी दी, उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी बढ़ी, टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, स्पीड बढ़ी, पहले के मुकाबले में ज्यादा इंपैक्ट का कोलिजन होना शुरू हुआ, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल ऑन द पिस्टन बढ़ गया। तो ये तो बढ़ गया। तो जो आइसोबैरिक प्रोसेस आप पढ़ रहे हो, इसमें आइसोबैरिक का मतलब होता है कांस्टेंट। सर ये कैसे पता चला? भाई आइसो का मतलब होता है सेम,
जहां भी आइसो लिखा मिले ना, इसका मतलब होता है सेम। ये जो बार है ना, बार बार, ये बेसिकली प्रेशर के लिए यूज होता है। आपने जो है वो पहले भी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा हो तो आज सुन लो भाई। बैरोमीटर एक डिवाइस होती है जो प्रेशर को मेजर करने की होती है। आपने कभी पंप वगैरह पे वो डिवाइस देखी हो ना, जिससे हम गाड़ी में हवा भरते हैं, गाड़ी के टायरों में हवा भरते हैं, वो जो हवा भरने में टू 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 भी करना शुरू हो जाता है, वो बेसिकली बैरोमीटर होता है। तो आइसोबैरिक का मतलब होता है सेम प्रेशर प्रोसेस, आइसोबैरिक सेम प्रेशर। तो अब इसमें सेम प्रेशर किसका है भाई? गैस के मॉलिक्यूल का तो हो नहीं सकता, क्यों? जैसे ही आपने हीट दी थी, तो हीट देने की वजह से हुआ गया, हीट देने की वजह से आपके पास उनका तो अल्टीमेटली जो प्रेशर था गैस के मॉलिक्यूल्स का, वो बढ़ गया। सर आप तो कह रहे थे फोर्स बढ़ गई। अरे तो भाई प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो भाई जब वो पहले के मुकाबले में ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, तो प्रेशर भी तो अल्टीमेटली बढ़ ही गया ना, अल्लाह के बंदो। वही बात हो गई, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे किसका रहता है? यहाँ पे पिस्टन का प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ध्यान में रखिएगा। समझाना तो, डेरिवेशन तो बहुत आसान है यार, 2 मिनट में हो जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट समझते चलो। यहाँ पे जो पिस्टन का प्रेशर है ना, ये कांस्टेंट रहता है। मैं आपको फिर से समझाता हूँ, जो मैंने बात बोली है गौर से सुनना। अगर अभी तक नहीं समझ में आया ना, फिर कॉन्सेप्ट को फील करो। देखो, इसको जरा मैं 1 मिनट कॉपी करके ले आऊँ यहाँ पे। अगर अभी तक नहीं समझ में आया, कोई मसला नहीं है, मैं फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो गौर से। एक एक मिनट दो बस, मैं इसको कॉपी करके ले आऊँ जरा। ये बस एक ही प्रोसेस आप ढंग से पढ़ लो, बाकी चारों प्रोसेस में एक ही कार्रवाई चलती रहेगी, थोड़ी थोड़ी कहानियां चेंज हो जाएंगी। ये हमारे पास सिस्टम था, ठीक है। ये सिस्टम था। देखो भाई, शुरू में बिल्कुल क्या हो रहा था, बिल्कुल स्टार्ट में क्या कार्रवाई चल रही थी भाई? बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ना, जब तक आपने हीट एनर्जी नहीं दी थी, तो भाई गैस के मॉलिक्यूल मस्त आवारागर्दी कर रहे थे। जितनी ताकत वो पिस्टन पे लगा रहे थे, पिस्टन उतनी ताकत इन पे लगा रहा था। पिस्टन नतीजे में आपको एक जगह पे रुका हुआ नजर आ रहा था। सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, ना ऊपर जाता था नहीं नीचे जाता था। सही है, समझ आ गई। आपने हीट दी, हीट देने की वजह से इनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, स्पीड बढ़ी, पहले के मुकाबले में जोरदार कोलिजन होना शुरू हुआ, और अल्टीमेटली फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? बढ़ गया। हीट देने की वजह से फोर्स बाय गैस मॉलिक्यूल्स हमने मान लिया क्या हो गई भाई? वो बढ़ गई, नजर आ रही है। तो ये मैंने कह लिया, ये पहले 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे, अब ये बढ़ के कितनी न्यूटन फोर्स लगाना शुरू हो गए भाई? 10 न्यूटन की फोर्स लगाना शुरू हो गए। हमें ये बात समझ में आ गई। अब पिस्टन ने बोला कि वो अपनी ताकत नहीं बढ़ाएगा। जब पिस्टन अपनी ताकत नहीं बढ़ाएगा, सोचो पिस्टन पहले कितनी फोर्स लगा रहा था? अभी हमने बात की थी ना, पिस्टन पहले कितनी फोर्स लगा रहा था? पिस्टन पहले कितनी फोर्स लगा रहा था? पिस्टन पहले लगा रहा था भाईजान 5 न्यूटन की फोर्स। अब पिस्टन अभी भी कितनी लगा रहा है? 5 न्यूटन। ये पिस्टन की है ओल्ड फोर्स, ये पिस्टन की है न्यू फोर्स, क्योंकि पिस्टन ने अपनी ताकत नहीं बढ़ाई, पिस्टन ने अपना प्रेशर कांस्टेंट रखा, पिस्टन ने अपनी फोर्स कांस्टेंट रखी। तो इसी को आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं, कांस्टेंट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पिस्टन, कांस्टेंट। अब मुझे एक बात बताओ, अब आपके पास बिल्कुल मैकेनिक्स वाली सूरत हाल हो गई, ये बेसिक मैकेनिक्स। अब आप सूरत हाल देखो, ये सूरत हाल है, अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ ना, ये सूरत हाल है आपके पास। आपके पास कहानी कार्रवाई ये चल रही है कि अगर आप देखोगे, आपके पास नीचे से ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है वो 10 न्यूटन की है, जो गैस के मॉलिक्यूल लगा रहे हैं। ऊपर से नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है वो 5 न्यूटन की है, जो कि पिस्टन लगा रहा है गैस मॉलिक्यूल पे। अब मैं आपसे पूछता हूँ भाई, ये पिस्टन यहीं पे रहेगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? तो हमें ये बात पता है, मूवमेंट हमेशा होती है ज्यादा वाली फोर्स की डायरेक्शन में। ज्यादा फोर्स कहाँ है? 10 न्यूटन की है। यानी कि अगर ऐसा होता है, तो अल्टीमेटली नतीजा क्या निकलेगा? piston will move in the upward direction, piston will move upwards। अब पिस्टन अपवर्ड क्यों गया भाई? नीचे से गैस मॉलिक्यूल की फोर्स बढ़ गई, ऊपर से पिस्टन ने अपनी फोर्स बढ़ाई नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, पिस्टन ने कहां जाना है? ऊपर जाना है, क्योंकि जो अनबैलेंस फोर्स है वो कहां है? ऊपर की तरफ है ना। ज्यादा फोर्स कहां है? ऊपर की तरफ है। स्ट्रॉन्ग फोर्स कहां है? ऊपर की तरफ है। तो पिस्टन विल मूव अपवर्ड। यानी कि अगर मैं इसको देखूं ना, तो ये कहानी कुछ इस तरह से हुई है, या इसको छोटा सा करके दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए बात। एक मिनट। ये इसी का छोटा वर्जन बना रहा हूं ताकि आपको ना कॉन्सेप्ट का फील आ जाए, ठीक है। समझो, ये आपके पास जो था ना, ये पहले पिस्टन आपके पास यहाँ पे था। ये मान लो आपका पिस्टन यहाँ पे था। ये जो सूरत हाल बता रहा हूँ आपको मैं। अब पिस्टन कहाँ चला गया आपके पास? अब पिस्टन आपका डिस्प्लेस हो गया इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और अब आपके पास पिस्टन आ गया यहाँ पे। ये आ गया पिस्टन, ये आ गया पिस्टन। पहले पिस्टन आपके पास, पहले पिस्टन नीचे था, अब पिस्टन कहाँ चला गया आपके पास? ऊपर चला गया। यानी कि ये जो था ना, ये पिस्टन ने डिस्प्लेसमेंट कवर करी है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट दैट इज बीइंग कवर्ड बाय द पिस्टन। ये पिस्टन ने क्या करी? ये पिस्टन ने डिस्प्लेसमेंट कवर करी। डेल्टा वाई से इसको हम शो कर रहे होते हैं अक्सर वो बेशतर किताबों के अंदर। अब देखो ओवरऑल कहानी, अगर मैं इसकी अब इक्वेशन लिखता हूँ,
तो मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा क्यूपी। क्यूपी से क्या मुराद है? हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर। ये दो कामों में खर्च हुई है, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। देखो क्या मतलब, जब मैंने हीट सप्लाई करी तो दो काम कौन कौन से हुए? मैंने हीट सप्लाई करी तो पहला काम हुआ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दूसरा काम हुआ वर्क डन। सर वर्क डन कैसे हुआ, ये तो हमें समझ में ही नहीं आया। भैया वर्क डन का कॉन्सेप्ट क्या है? वर्क डन का कॉन्सेप्ट बेसिक मैकेनिक्स से आप पढ़ते आ रहे हो यार, क्लास 9 से। फोर्स लगे और बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे, इसे हम क्या कहते हैं? वर्क डन। तो क्या नीचे से गैस के मॉलिक्यूल ने फोर्स लगाई? अब बोलोगे जी सर। क्या पिस्टन ने ऊपर डिस्प्लेसमेंट कवर करी? अब बोलोगे जी सर। तो भाई फोर्स लगी जी, डिस्प्लेसमेंट कवर हुई जी। तो जितनी फोर्स लगी उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट कि वर्क डन कितना हुआ। और इसको कहते हैं वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स। क्या कहते हैं? वर्क डन इन थर्मोडायनामिक्स। क्योंकि ये थर्मोडायनामिक्स का वर्क डन है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल वर्क डन कर रहे हैं, क्योंकि हीट एनर्जी देने पे काम हो रही है। तो ये आपके पास था। अब इसको जो मैं शुरू में कह रहा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उससे भी एक कॉन्सेप्ट फील कर लो। देखो अगर मैं आपको कहता हूं मैंने 300 जूल की हीट एनर्जी दी और 100 जूल की इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, समझना गौर से बात को। मैंने सिस्टम को 300 जूल की एनर्जी दी थी, जिसमें से 100 जूल चला गया इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में। गैस मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में कितना गया? 100 जूल। बताओ काम कितना हुआ होगा? तो काम हुआ होगा 200 जूल। ये मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। आपने 300 जूल दिया था, 100 जूल आपका इंटरनल एनर्जी में चला गया, तो लाजमी सी बात है बचा हुआ 200 जूल कहां गया होगा? आपके पास वर्क डन में गया होगा। ये मतलब है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ये आपके पास पहला प्रोसेस था, आइसोबैरिक प्रोसेस। अगर मैं जल्दी से सम अप कर दूं, आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इसमें जब आप हीट सप्लाई करते हो तो पिस्टन अपना प्रेशर चेंज नहीं करता, नतीजे में पिस्टन ऊपर जाता है। इसकी इक्वेशन क्या है? क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अगर मैं यहां पे इसका एक पीवी कर्व ड्रॉ करूंगा, इसका अगर मैं एक अदर पीवी डायग्राम बनाऊंगा, ये पी और ये वी डायग्राम, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ये मेरे बेटा इसका पीवी डायग्राम बनता है इस तरीके से। ये आप नोट करो, इसमें ये क्या बता रहे हैं? आप नोट करो, इसमें ये बता रहा है कि वॉल्यूम चेंज होने के बावजूद, देखो यहां पे वॉल्यूम का वैल्यू कुछ और है, यहां पे देखो वॉल्यूम का वैल्यू कुछ और है, यहां देखो वॉल्यूम का वैल्यू कुछ और है। वॉल्यूम का वैल्यू देखो चेंज होता जा रहा है, वॉल्यूम का वैल्यू देखो चेंज होता जा रहा है। भाई अलग अलग वैल्यू है ना, यहां देखो इसको कहते हैं वी नॉट, इसे कह दो वी वन, इसे कह दो वी टू। वॉल्यूम का वैल्यू चेंज होता जा रहा है, लेकिन जो प्रेशर का वैल्यू है ना, पूरे कर्व पे एक ही जितना है। देखो भैया ये यहां पे भी, इस वॉल्यूम पे भी प्रेशर वही है, इस वॉल्यूम पे भी प्रेशर वही है, इस पे भी। मतलब प्रेशर इज नॉट चेंजिंग एनीवेयर। प्रेशर तो कैसे चल रहा है? कांस्टेंट चल रहा है, ठीक है। सिमिलरली यहां पे आपके पास जो एरिया अंडर द कर्व होता है, ध्यान में रखना। सर कौन सा एरिया अंडर द कर्व, जरा बना के भी दिखा दे। देखो इसको अगर मैं मार्क करूं, ये जो आपके पास एरिया अंडर द कर्व है ना, पूरा का पूरा, ये ग्राफिकली अगर आपको बोला जाए ना वर्क डन निकालो, तो ये जो एरिया अंडर पीवी डायग्राम होता है, जहन में रखेंगे, ये एरिया अंडर पीवी डायग्राम आपके पास वर्क डन होता है इन थर्मोडायनेमिक्स। एरिया अंडर पीवी डायग्राम क्या होता है? वर्क डन होता है इन थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा यही वर्क डन का जो फॉर्मूला है आपके पास, यही वर्क डन का जो फॉर्मूला है आपके पास, ये बराबर होता है पी डेल्टा वी के। सर ये पी डेल्टा वी के बराबर कैसे आया? आपने तो बोला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से ही थोड़ा डेरिवेशन करते हैं हम, और ये चीज आपके पास आ जाती है। ओके ठीक है, पी डेल्टा वी, पी से क्या मुराद है? प्रेशर। डेल्टा वी से क्या मुराद है आपके पास? चेंज इन वॉल्यूम। अच्छा जी, अब इसके अंदर भैया एक चीज आप जरा और देख लो। अगर हम इसके अंदर, चलो वो उसके बाद में देखते हैं, न्यूमेरिकल में देख लेंगे, वो भी जरूरत नहीं है। अब इसी के अंदर मेरा बेटा हमारे पास हमारा आता है दूसरा प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस हमारे पास कौन सा है? आइसोकोरिक प्रोसेस। इसके लिए भी मैं वो ले आऊं दोबारा। अब ये मेरा बेटा हमारे पास है अगला प्रोसेस, जिसको आप कहते हो आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। अब आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आप देखते चलो कि हो क्या रहा है, फिर उसके बाद जो है ना, इसकी मैं आपको एक क्वेश्चन और सारी चीजें बताता हूँ। आइसोकोरिक प्रोसेस, बिल्कुल शुरू वाली कहानी आपके पास सारी वही रहेगी, कोई भी कहानी तब्दील नहीं हो रही, ठीक है।
इसको थोड़ी देर हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि ये मैंने अभी चेंज करके लिखना होगा। वही कहानी है, आपके पास गैस के मॉलिक्यूल है, मस्त मूव कर रहे हैं, ठीक है, और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ, पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है। जितनी फोर्स नीचे से ऊपर लग रही है उतनी फोर्स ऊपर से नीचे लग रही है, हमें सारी बात पता है, रावी चैनी चैन लिख रहे हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। आपने क्या करा भाई, आपने जो है वो हीट एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू करी। अच्छा, यहाँ पे एक आपके पास कहानी में ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि आपने यहाँ पे पिस्टन को किया हुआ है सील। पिस्टन क्या है, यहाँ पे सील है। सर सील से क्या मुराद है? बेटा सील से यह मुराद है कि पिस्टन ऊपर नहीं जा सकता, पिस्टन फिक्स है। पिस्टन क्या है? फिक्स है, अपनी जगह पे फिक्स है, ऊपर नीचे नहीं हो सकता कहीं भी। अच्छा, अब आपने क्या किया, जरा समझते चलना। आपने क्या किया भाई, हीट एनर्जी दी। हीट एनर्जी देने में वही काम होगा, इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, फिर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, फिर क्या होगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स क्या होगी भाई साहब, बढ़ जाएगी। वही वाली चीज मैंने सारी की सारी यहां पे उठा के लिख ली, फोर्स बाय गैस मॉलिक्यूल्स क्या हो गई, बढ़ गई। और आसानी के लिए मान लेते हैं कि पहले गैस के मॉलिक्यूल 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे थे, अब कितनी लगा रहे हैं भाई, 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा जी, अब एक बात आप नोट करो, आपने यहां से पिस्टन को क्या किया हुआ है, सील किया हुआ है। अगर आपने पिस्टन को सील किया हुआ है, इसका मतलब पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा। जब पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा, इसका मतलब यहीं पे रुके रहने के लिए पिस्टन को अपना प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। सर ये क्या बात की है आपने, देखो मुझे एक बात बताओ, जब कोई भी चीज इक्विलिब्रियम में होती है, मतलब जैसे अभी हमने टग ऑफ वॉर वाली मिसाल ली थी, ये मान लो हमारे पास दो लोग थे, इसके हाथ में ऐसे एक रस्सा था, और यहां पे एक और बंदा था, इसके हाथ में उस रस्से का दूसरा सिरा था। एक बंदा रस्से को अपनी तरफ खींच रहा था, मान लो 5 न्यूटन से, एक बंदा रस्से को अपनी तरफ खींच रहा था, मान लो 5 न्यूटन से। आपको नजर आ रहा है ये रस्सा कहीं भी नहीं जा रहा, इसका मतलब दोनों बराबर की फोर्स लगा रहे हैं। अगर एक बंदा फोर्स बढ़ाता है लेकिन रस्सा अब भी कहीं नहीं जा रहा, इसका मतलब दूसरे ने भी फोर्स उतनी बढ़ा दी होगी। ये बात समझ में आती है ना? जब यहां पे आपने इसको सील किया हुआ है और पिस्टन ऊपर नहीं जा सकता, इसका मतलब क्या है, जब गैस के मॉलिक्यूल फोर्स बढ़ाएंगे, 5 से 10 न्यूटन करेंगे, तो जो आपका पिस्टन है, पिस्टन पिस्टन ये भी क्या करेगा, ये भी अल्टीमेटली अपनी फोर्स क्या करेगा भाईजान, बढ़ा देगा। 5 से बढ़ा के कितनी कर देगा, 10 न्यूटन। सर इसका सबूत क्या है? बेटा सबूत ये है कि पिस्टन आपको वहीं पे रुका नजर आ रहा है। देखो बेसिक सी साइंस है, पिस्टन अगर एक जगह पे रुका हुआ है, आप ये मान रहे हो कि गैस के मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कि पिस्टन भी ऊपर से नीचे कितनी फोर्स लगा रहा होगा, 10 न्यूटन। अच्छा सर, ये पिस्टन अपनी फोर्स कैसे बढ़ा रहे हैं बच्चे, सील की वजह से बढ़ा रहे हैं। सर इसकी कोई रियल लाइफ एग्जांपल बताएं। बेटा हमारे घरों में जो प्रेशर कुकर होता है ना, जो हमारे घरों में प्रेशर कुकर होता है, वो इसकी रियल लाइफ एग्जांपल है। अभी आपको एक मिसाल से समझाता हूं और बेहतर समझ में आएगा। ये जो सील है ना, पिस्टन इस सील की वजह से अपना प्रेशर बढ़ाने पे मजबूर हो रहा है। प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर कुकर में आप गोश्त वगैरह या जो भी चीज होती है उसको बनाने के लिए रखते हो, नीचे से आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हो, अंदर जो भी गैस बनी हुई होती है उसके मॉलिक्यूल्स फोर्स बढ़ाते हैं, ऊपर से सील की वजह से पिस्टन जो होता है, जो उसका लिड होता है, कंटेनर होता है, ढक्कन होता है, वो भी अपना प्रेशर बढ़ाता है। आप मजीद हीट एनर्जी देते हो, मजीद गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती है, फोर्स बढ़ती है, वो मजीद प्रेशर बढ़ाता है। लेकिन उसकी जो सील होती है, जो उसका ढक्कन होता है, वो सारी जिंदगी प्रेशर थोड़ी बढ़ा सकता है, एक लिमिट होती है। आपने कभी ना कभी तो सुना होगा, खुदा ना खास्ता प्रेशर कुकर फट गया। वो प्रेशर कुकर क्यों फटता है? क्योंकि आपने हीट एनर्जी प्रोवाइड करना खत्म ही नहीं करी, आपने चूल्हा बंद ही नहीं किया। अगर आप चूल्हा बंद कर देते और ऊपर से वेट रिमूव कर देते, एक्सेस स्टीम निकल जाती, तो वो प्रेशर कुकर नहीं फटता। आपने क्या किया, आपने आइसोकोरिक प्रोसेस का इस्तेमाल किया। आप हीट एनर्जी दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, ऊपर से जो पिस्टन का प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है, सील बढ़ाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है, लेकिन सील की एक लिमिट है। वो कब तक प्रेशर सस्टेन करेगी, जाहिर है उसके बाद उसने एक्सप्लोड कर जाना है। ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा होगा। ये भी कई दफा पूछा गया है कि प्रेशर कुकर जो है ना वो किस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की वर्किंग एग्जांपल है। तो होता क्या है जनाब, यहां पे आपके पास गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता है, ऊपर से पिस्टन भी प्रेशर बढ़ाता है, और इसके अंदर ये जो आपका प्रोसेस है, इस प्रोसेस की खास बात क्या है कि इसके अंदर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। क्या कांस्टेंट रहता है भाई? वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम डू नॉट चेंज। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो इसको हम यूं कहते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। सर डेल्टा वी क्या है? डेल्टा वी है चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा वी इज V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। भाई जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो इनिशियल वॉल्यूम है वही फाइनल वॉल्यूम होगा ना, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि V1 विल बी इक्वल टू V2। अच्छा, अब इसका क्या होता है,
इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो QV इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये हमारी इक्वेशन बनती है। अब आपको मैंने अभी एक बात बताई थी कि हमारे पास जो W है यानी कि वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स है, इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, P डेल्टा V के बराबर होती है। तो देखो यहाँ पे P डेल्टा V, और डेल्टा V यहाँ पे क्या है, जीरो है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपके नोट्स में ये सारी बातें बाद में रहें, क्योंकि डेल्टा V जीरो है। तो ये जो आइसोकोरिक प्रोसेस है ना, जहन में रखिएगा, इस प्रोसेस के अंदर वर्क डन इज ऑलवेज जीरो, वर्क डन इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि पिस्टन ना तो ऊपर जाता है ना नीचे आता है। पिस्टन ना तो ऊपर जाता है यानी कि ना तो गैस एक्सपेंड करती है ना कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी ना मेरे भाई, वो ओवरऑल इक्वेशन ये बनेगी, QV इज इक्वल टू डेल्टा यू। इसको आप पढ़ते ऐसे हो, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज यूटिलाइज इन चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इससे पहले क्या था, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर इज यूटिलाइज इन चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी एज वेल एज डूइंग वर्क अगेंस्ट द सिस्टम। यहां पे क्या है, जितना हीट सप्लाई करेंगे सारा का सारा इंटरनल एनर्जी चेंज करने में जाएगा, कोई भी वर्क डन करने में नहीं जाएगा। यानी अगर मैं आपको कहूं मैंने आइसोकोरिक प्रोसेस को 150 जूल एनर्जी दी, 150 जूल की एनर्जी दी, बताओ वर्क डन कितना हुआ, जीरो होगा। मैं पूछूं इंटरनल एनर्जी कितना चेंज होगी, आप बोलो 150 जूल, पूरी जो आपने एनर्जी दी थी वो सारा का सारा कहां गया, चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी में चला गया। अब इसका अगर मैं आपको ग्राफ दिखा दूं, इसका जनाबे वाला हमारे पास जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। इसका जो हमारे पास ग्राफ है वो बच्चे कुछ इस तरह से है, ये देखो, ये हमारे पास इसका ग्राफ है, पी वी कर्व है, ये इसका हमारे पास ग्राफ है। अब मैंने आपको ये बात बताई थी ना कि एरिया अंडर द कर्व होता है, वो रिप्रेजेंट करता है वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स को। आप यहां पे नोट करो, ग्राफ के अंडर में कोई एरिया ही नहीं आ रहा, देखो ग्राफ के अंडर में आपको कोई एरिया ऑक्यूपाइड नजर आ रहा है, नहीं आ रहा। एरिया ऑक्यूपाइड भी यहाँ पे क्या है, जीरो। सर एरिया ऑक्यूपाइड कैसे होता है, देखो एरिया ऑक्यूपाइड ऐसे होता है मेरे भाई, ये ग्राफ है, ऐसे कुछ बना दिया, ये इसके नीचे आता एरिया, ये एरिया आ रहा होता, ऐसे कुछ आ रहा होता, ये इसके नीचे आ रहा है एरिया, समझ रहे हो। यहाँ पे तो देखो नीचे कोई एरिया भी नहीं आ रहा ना, तो एरिया ऑक्यूपाइड भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ये हमारे थे दो प्रोसेस, यहां तक मुझे बता दो हर चीज क्लियर हो गई है। अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास जो ये जो चीज हम पढ़ रहे थे ना, इसी को आ, या इसी की इक्वेशन को लिखने का ना एक तरीका और होता है, वो भी आपको एग्जामिनर कभी कभार पूछ लेता है, तो उसको भी देख लो जरा। जो आपके पास था आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है, अभी हमारे दो प्रोसेस हुए, दो प्रोसेस बाकी हैं अभी हमारे। आइसोबैरिक प्रोसेस देखो, आइसोबैरिक प्रोसेस जो था जिसमें प्रेशर कांस्टेंट था, एक तरीका तो उसको लिखने का ये है, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है बिल्कुल सही है भाई, लिख लो ऐसे। दूसरा तरीका इसी को लिखने का ऐसे होता है, P इंटू वी की पावर जीरो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब बच्चा परेशान होता है, सर ये आपने कैसे लिख दिया। देखो भाई साहब, अगर किसी भी चीज के ऊपर पावर जीरो हो ना, इसका मतलब वो वन होती है, सही है, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है ना भाई। देखो अगर मैं यहां लिखता, समझो इस बात को, अगर मैं इसको ऐसे लिखता, P मल्टीप्लाई बाय वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं क्या दिक्कत है भाई, P इंटू वन, भाई कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं हो रही तो इसका मतलब वन ही तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो P इंटू वन इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो वही बात है, नेचुरल सी बात है। फिर यहां पे बस इसको स्टैंडर्ड तरीका है, ठीक है, वी P इंटू वी पावर जीरो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस का तरीका हो गया। अब देखो इसी तरह से आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, मैं 1 मिनट का मार्जिन दे रहा हूं, आइसोकोरिक प्रोसेस का इसी तरह से लिखो, फिर मैं उसका आंसर लिखता हूं, मैच कर लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जुमला कितने अच्छे से आपको समझ में आया है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या चीज कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये तो हो गया इसका नॉर्मल तरीका भाई, सही है। और कैसे लिख सकते हैं, और लिखेंगे P की पावर जीरो इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। किसी को अभी भी नहीं समझ में आया भाई, फिर बता रहा हूं, देखो V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट तो होगा ही होगा ना, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस की बुनियादी डेफिनेशन क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो साथ में है, ये क्या चिराग उठ के आ रही है भाई, ये है आपके पास स्टैंडर्ड तरीका होता है थर्मोडायनेमिक्स में, पी और वी, ये जो आपने अभी ग्राफ भी पढ़ा है ना, इसको हम कहते हैं पीवी कर्व। अभी आपके सामने लाऊंगा क्वेश्चन भी, उसमें लिखा होगा पीवी कर्व, पीवी डायग्राम, पीवी इंडिकेटर कर्व, बहुत सारे नाम देते हैं इनको हम लोग, ठीक है। तो ये इस तरीके से होते हैं, पी की पावर जीरो का मतलब क्या है, वन, तो बस लिखने का एक तरीका है, पी की पावर जीरो इंटू वी इज
कांस्टेंट। ठीक हो गया। चलो आगे देखो। अब अब मेरा बेटा हमारे पास अगला जो प्रोसेस है वो हमारे पास है जनाबे वाला आइसोथर्मल प्रोसेस। ये है हमारे पास प्रोसेस नंबर 3, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, देखो यहां तक मुझे बता दो बेटे सब चीज की। चलो देखो, अब अगला प्रोसेस जो है ना वो हमारे पास है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस पे जाने से पहले दो एक बातें जो बिल्कुल बेसिक हैं वो पढ़ लें, क्योंकि हमें आइसोथर्मल और इसका अगला जो होगा इडियाबैटिक प्रोसेस उसमें हमें वो काम देने वाली है। देखो देखो भैया, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक कोई जगह है। अच्छा, इसका ताल्लुक फिजिक्स से नहीं है, बिल्कुल कॉमन ऑब्जर्वेशन से, जो आपने यकीनन ऑब्जर्वेशन कभी ना कभी रखी होगी जिंदगी में। मान लो ये मेरे पास कोई एक हॉल है, कोई कमरा है जिसके अंदर लोग मौजूद है। ठीक है, ये गैस के मॉलिक्यूल नहीं है, अभी ये लोग मौजूद है। ठीक है, ऐसे बिखरे हुए लोग जगह जगह। ठीक, समझ लो। अगर मैं, ये कितने लोग मैंने बनाए पता नहीं कितने बना दिए यार, एक बार गिन लूं। एक दो, क्योंकि इतने ही वापस बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझो 10 लोग हैं तकरीबन ये। ठीक है, 10 नहीं भी हो, ज्यादा कम हो तो समझ जाना 10 ही लोग हैं ये। ठीक है, 10 लोग हैं, यहाँ लिख भी देता हूँ 10 लोग हैं इसमें। ठीक है, 10 लोग हैं ये एक कमरे के अंदर। अब मैंने क्या किया, मैंने मैंने इस कमरे के बिल्कुल आधे साइज का एक कमरा लिया। मैंने इस कमरे के बिल्कुल आधे साइज का एक कमरा लिया और इन 10 लोगों को इस आधे साइज के कमरे में बंद कर दिया। 4 5 6 7 8 9 10, सही। अब मैंने क्या किया, अच्छे से देखते चलना मैं क्या करता चल रहा हूं। लोग वही 10 के 10 हैं, लोग मैं कम नहीं कर रहा, लोग मेरे उतने ही हैं, 10 ही हैं। बस मैं कमरे का साइज कम ज्यादा करता जा रहा हूं। कॉन्सेप्ट को फील करो, इसी को मैं आगे गैस पे अप्लाई कर दूंगा जाके। फिर देखो, ये वही 10 लोग हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वही 10 लोग हैं। अब यहां पे आ गए। अब देखो, आप नोट करो, यहां पे आपको एक बात नजर आ रही है क्या? आपको ये बात नजर आ रही है मेरे भाई कि मैं वॉल्यूम को कम करता जा रहा हूं, यानी कि जो वॉल्यूम है जिसके अंदर ये लोग मौजूद है, ये मैं क्या कर रहा हूं, कम करता जा रहा हूं। इसकी वजह से जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर वो बढ़ता जाएगा। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ता जाएगा ना भाई। भाई रैपिड रेस्पिरेशन प्रोसेस चल रहा होगा। सिमिलरली इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ती जा रही होगी। यानी कि, अच्छा, वॉल्यूम का कम करना एक चीज होती है आपके पास एक्सपेंशन, एक चीज आपके पास होती है कंप्रेशन। यहां आप बेसिकली कंप्रेस कर रहे हो सिस्टम को। कंप्रेस करने से क्या मुराद है सर आपकी? ओ भाई, वॉल्यूम कम हो रहा है ना, तो इसको कहते हैं कंप्रेशन। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा होता, एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम कम करने से टेम्परेचर बढ़ता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, कंप्रेशन आती है। अब अगर मैं इसी का वाइस वर्सा करता, उल्टा करता, ये 10 लोग थे, इससे डबल साइज के कमरे में डालता, इससे डबल साइज के कमरे में डाल देता, तो गोया मैंने क्या किया था, मैं एक्सपेंशन लेकर आ रहा था, मैंने एक्सपेंड किया था। एक्सपेंशन करने से क्या होता है भाई, वॉल्यूम बढ़ता है। और वॉल्यूम के बढ़ने से क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है एनवायरनमेंट का। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि ज्यादा बिखर जाते हैं दूर 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 आपके पास। एक्सपेंशन में आपके पास टेम्परेचर कम होता है। आपने केमिस्ट्री में या तो पढ़ा होगा या कभी पढ़ लोगे, एक्सपेंशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, वाइल कंप्रेशन इज अ हीटिंग प्रोसेस। हाथ रेस करना अगर किसी ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आप बाद में कभी ना कभी पढ़ोगे। एक्सपेंशन एक कूलिंग प्रोसेस है। अच्छा, पढ़ा हुआ है बहुत सारे लोगों ने, वाह यार। एक्सपेंशन कूलिंग प्रोसेस है। और आपके पास ये जो कंप्रेशन है ना, ये कैसा है, हीटिंग प्रोसेस होता है। तो ये मैं आपको एक सिंपल सी ना मिसाल से समझा रहा था बात को। कंप्रेशन आपके पास हीटिंग प्रोसेस क्यों है, एक उसकी मिसाल दी मैंने आपको, ठीक है। और ये आपके पास एक कूलिंग प्रोसेस क्यों है, एक मैंने आपको इसकी मिसाल दे दी, ठीक है। अच्छा, इस पे आगे जाने से पहले, अबे यार पता नहीं एक बात आई थी जहन में, वो निकल गई, काम की बात थी। 1 मिनट होगा। क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी से रिलेटेड, चलो वापस आती है जहन में तो बताता हूँ, ठीक है। चलो छोड़ो। अच्छा, हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस हम बात कर रहे थे, ये हमने बेसिक बात कर ली हमारे पास। अब आ जाते हैं वापस अपना सिस्टम यहाँ पे डिजाइन करते हैं, ठीक है। अब मेरा बेटा जो वापस हम अपना सिस्टम डिजाइन करने की तरफ जा रहे हैं, वापस सिस्टम को समझना गौर से, इडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस दोनों में यही एक सिस्टम काम करेंगे, ठीक है। ये आया हमारे पास ये, ठीक है।
ये मेरा बेटा हमारे पास एक सिंपल सा सिस्टम आ गया, ठीक है। ये पिस्टन मौजूद है और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक बार दोबारा बना लेता हूँ यहाँ पे आगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं क्या करने लगा हूँ। अब देखो मेरा बेटा, यहां से आपको नजर आ रहे हैं, ये देखो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तीन। बेटा मैं कुछ बोल नहीं रहा इसलिए आवाज नहीं आ रही, ये बना रहा हूँ अभी, परेशान नहीं होना, ठीक है। एक जितने बने नहीं बने, चार चार आठ, आठ सही बने। अब देखो मेरे बच्चे, आपको यहाँ पे अगर मैं आपको कहता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस जो हम पढ़ने लगे हैं उससे पहले देखो, अब देखो मेरे बच्चे, हम प्रोसेस कौन सा पढ़ रहे हैं, आ जाओ वापस इधर। आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मायना क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस का मायना होता है भाई सेम टेम्परेचर। क्या मतलब होता है? सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर। अब सेम टेम्परेचर को आप चार तरह से लिख सकते हो, आपका एग्जामिनर जो है ना वो इन चार में से किसी भी तरह से ये सवाल आपसे पूछ सकता है, समझिएगा गौर से। सेम टेम्परेचर का मतलब इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। हमें ये बात पता है टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करता है, गोया के इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, ये बात भी समझ में आती है। अच्छा जी, और क्या पता चलता है भाई? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूं चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, ये बात भी समझ में आती है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यानी कि अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट, in which internal energy is constant, in which change in temperature is zero, या in which change in internal energy is zero, ये सारी बातें आपके पास क्या है, एक ही बात की तरफ इशारा कर रही हैं, तो आपने इससे परेशान नहीं होना, ये सब एक ही चीज का नाम है, ठीक है, जहन में रखेंगे ये बात। अच्छा, इंटरनल एनर्जी ने चेंज नहीं होना। अब यहां देखो जरा मेरा बेटा, यहां पे आपके पास मान लो ये आपका कोई एक सिस्टम था और इसकी अभी कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी थी, हमने मान लिया इसका U1। और ये आपने अभी क्या करा है, आप नोट करो, आपने यहां पे एक्सपेंशन की है, ऐसे ही है ना मेरे बच्चे? एक्सपेंशन आपको कैसे नजर आ रहा है भैया? आप पिस्टन को ऊपर लेकर गए हो, पिस्टन को ऊपर लेकर गए हो तो वॉल्यूम बढ़ गया है। देखो ना भाई, वॉल्यूम पहले के, आप यहां से यहां आए हो, देखो आप यहां से यहां आए हो, तो वॉल्यूम पहले के मुकाबले में क्या हो गया? बढ़ गया ना। यहां लिख भी देता हूं, वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया। जब पिस्टन आप ऊपर लेकर गए तो वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। अब देखो फिर से सुनो, ये गैस के मॉलिक्यूल ने पहले थोड़ी जगह ऑक्यूपाई की हुई थी, इंटरनल एनर्जी ज्यादा रही होगी। जब इन्होंने ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर ली तो अब इंटरनल एनर्जी पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगी भाई साहब? कम हो जाएगी, ठीक है, समझ में आती है? तो मैंने कह दिया इंटरनल एनर्जी पहले U1 थी, U1 इंटरनल एनर्जी मैंने मान ली कितनी थी? 10 जूल थी। और अब U2 इंटरनल एनर्जी मैंने मान ली कि मिसाल के तौर पे वो कितनी हो गई है? 6 जूल हो गई है। सर ये इंटरनल एनर्जी कम क्यों हो रही है? देखो फिर समझा दो, कोई जल्दी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहां देखो हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ो। हमने पढ़ा था एक्सपेंशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। एक्सपेंशन में अगर आप गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कराओगे तो वो पहले के मुकाबले में जब ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। तो देखो गैस के मॉलिक्यूल उतने ही हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, देखो उतने ही है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, उतने ही है। वही आठ मॉलिक्यूल पहले छोटी जगह थे या बड़ी जगह पे आ गए तो गोया टेम्परेचर क्या हो गया? कम हो गया। इंटरनल एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। तो पहले 10 जूल थी, अब क्या हो गई आपके पास? 6 जूल हो गई। लेकिन आप प्रोसेस कौन सा पढ़ रहे हो? आप प्रोसेस पढ़ रहे हो आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर क्या नहीं हो सकता? इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो सकती, टेम्परेचर चेंज नहीं हो सकता। अब सुनो, अब कॉन्सेप्ट समझो। यहां पे हम लगाते हैं एक अदद, क्या लगाते हैं? एक अदद मेरा भाई हम लगाते हैं सोर्स। एक मिनट, यहां हम एक अदद लगाते हैं सोर्स। सर सोर्स क्या है? बेटा हीट की सोर्स लगाते हैं, ठीक है, अभी समझ में आएगा आहिस्ता आहिस्ता। ये सोर्स क्या करता है? ये सोर्स इसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। सर कितनी एनर्जी देगा? जितनी एनर्जी इसकी कम हुई थी। अच्छा ये 10 जूल मैंने सिर्फ मिसाल ली है समझाने के लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब पूरी कहानी को वापस देखो, मैं फिर समझा रहा हूं। आपने इस पिस्टन को किया एक्सपेंड, ऊपर लेकर गए, यानी कि आपने वॉल्यूम बढ़ाया। वॉल्यूम बढ़ाने की वजह से इंटरनल एनर्जी क्या हुई? कम हुई। आपका प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस। नीचे क्या लगा हुआ है? सोर्स लगा हुआ है। इस सोर्स से क्या हो रहा है?
जो एनर्जी कम हो रही है वो वापस आ रही है। गोया के यहां 10 जूल थी, या अब 6 जूल हो गई, तो इन्होंने वापस इसको 10 जूल मेंटेन करना है, तो सोर्स ने 4 जूल की एनर्जी प्रोवाइड कर दी। गोया के यहां पे वापस एनर्जी क्या हो गई, मेंटेन हो गई। गोया के इसको कम होने नहीं दिया। फिर सुनो क्या हुआ यहां पे, फिर सुनो। आपने सिस्टम को एक्सपेंड किया। जब आप सिस्टम को एक्सपेंड कर रहे थे, वो बात भी याद आ गई, वो भूल गया था, साइन कन्वेंशन बतानी थी, ठीक है, साइन कन्वेंशन जहन से निकल गई थी, चलो अब याद आ गया। देखो भैया, जब आपने सिस्टम को एक्सपेंड कर रहे थे, सिस्टम को एक्सपेंड करते वक्त इंटरनल एनर्जी ने कम होना था, क्योंकि एक्सपेंशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। बट आप उसे कम नहीं होने दे सकते, तो आपने नीचे क्या कनेक्ट किया, एक अदद सोर्स कनेक्ट किया। इस सोर्स का काम क्या है, इस सोर्स का काम यह है कि जितनी इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग एक्सपेंशन कम हो रही होगी, वो इसको क्या कर देगा, इस कमी को पूरा करेगा। ये 4 जूल मैंने मिसाल दी है। यानी कि सोर्स जो एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, इसको हम कहते हैं क्यू एच। जब आप मेरा कोई वो देखोगे, वर्कशीट देखोगे, तो उसमें मैंने क्यू एच कहा हुआ है। क्यू एच इज हीट सप्लाइड बाय द सोर्स, या हीट सप्लाइड बाय द हॉट बॉडी, या हीट सप्लाइड बाय द हाई टेम्परेचर रेजर्वॉयर। इसको कोई भी नाम आप दे सकते हो, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला। सही है, ये हो गया आपके पास। गोया आपने इंटरनल एनर्जी को चेंज होने नहीं दिया। अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जनरल इक्वेशन थी। अब इस पूरे प्रोसेस में आप क्या होने नहीं दे रहे, आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी होने नहीं दे रहे, यही तो होने नहीं दे रहे सोर्स लगा के। अल्टीमेटली आप बोलोगे Q विल बी इक्वल टू डब्ल्यू, यानी कि जितनी सोर्स ने एनर्जी दी, उतना ही बेसिकली क्या हुआ, वर्क डन हुआ। देखो आप इसको इस तरह समझो, जितना ये पिस्टन ऊपर गया, जितना ये पिस्टन ऊपर गया, 4 जूल के बराबर काम हुआ होगा। 4 जूल के बराबर काम हुआ होगा, तभी तो 4 जूल इंटरनल एनर्जी कम हुई है। भाई 4 जूल के बराबर काम हुआ होगा, तभी तो 4 जूल इंटरनल एनर्जी कम हुई। तो सोर्स ने जितनी एनर्जी दी है, वो इसकी कमी को क्या कर रही है, पूरा कर रही है। और आसान कर ली, एक्सपेंशन के अंदर जितनी इंटरनल एनर्जी कम होगी सोर्स से, वो हम पूरी करेंगे। अब अगर यही प्रोसेस आपका उल्टा होता, सोचो, यही प्रोसेस अगर आपका उल्टा होता, इसी को कॉपी कर लिया जाए, देखो, यही प्रोसेस मेरे भाई अगर आपका उल्टा होता, यानी कि अगर आप कर रहे होते कंप्रेशन, इसी को कॉपी कर लेते, समझो। अगर किसी को अभी तक नहीं समझ में आया ना, फिर सुन ले, मैं फिर से समझा रहा हूं, देखो। 2 मिनट दो, ताकि मैं इसको जरा अपने हिसाब से कर लूं। चलो कुछ हद तक तो बेहतर हो गया। अब देखो, अब मेरा बेटा ये हमारे पास है हमारा इनिशियल प्रोसेस, ये हमारे पास है मेरे बेटा हमारा इनिशियल प्रोसेस। मैं मान के चल रहा हूं आपको अभी तक नहीं समझ में आया, चल ठीक है। अब देखो फिर से, अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार मेरा सिस्टम यहां से यहां जा रहा है, यानी कि आपको नजर आ रहा है मेरा वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सर वॉल्यूम कम होने से क्या मुराद है, मेरा बेटा वॉल्यूम कम होने से यह मुराद है कि सिस्टम कंप्रेस कर रहा है, सिस्टम कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेशन आ रही है सिस्टम के अंदर, हमें यह बात नजर भी आ रही है, ठीक है। अच्छा, जब कंप्रेशन होगा तो आपके पास वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, और जब वॉल्यूम कम होगा तो इंटरनल एनर्जी ने क्या होना है, बढ़ना है, टेम्परेचर ने क्या होना है, बढ़ना है। मैंने मान लिया भाई, शुरू में इसकी इंटरनल एनर्जी थी, मान लीजिए आपके पास 10 जूल के बराबर, U1 मैंने मान लिया कितनी है, 10 जूल है। अब देखो 10 जूल है, इंटरनल एनर्जी आपकी बढ़ गई, मान लेते हैं इंटरनल एनर्जी आपकी बढ़ के कितनी हो गई, 14 जूल हो गई। सर इंटरनल एनर्जी पहले तो ये बढ़ा है, बड़ी क्यों है भाई, बड़ी इसलिए कि जब आपने सिस्टम को कंप्रेस किया, तो वही गैस मॉलिक्यूल पहले के मुकाबले में छोटी जगह में ऑक्यूपाई हो गए। तो जब छोटी जगह में ऑक्यूपाई हो गए, पहले के मुकाबले में ज्यादा कोलिजन्स करेंगे। जब पहले के मुकाबले में ज्यादा कोलिजन्स करेंगे, तो ज्यादा एनर्जी लूज करेंगे। जब ज्यादा एनर्जी लूज करेंगे, तो अल्टीमेटली होगा क्या, कि इंटरनल एनर्जी वहां की क्या होगी, बढ़ जाएगी, टेम्परेचर सराउंडिंग का क्या होगा, बढ़ जाएगा, एनवायरमेंट का टेम्परेचर वहां पे बढ़ जाएगा। आप कौन सा प्रोसेस पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो हाइड्रोथर्मल प्रोसेस। यानी कि आप ये अलाउ नहीं कर सकते कि क्या हो, कि टेम्परेचर बढ़े या कम हो, लेकिन यहां तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आपने अब यहां क्या कनेक्ट किया, आपने कनेक्ट कर दिया आपकी बार यहां पे सिंक। सिंक क्या चीज होती है सर, जैसे सोर्स एक ऐसी बॉडी होती है जो हीट
सप्लाई कर सकती है। सिंक एक ऐसी बॉडी होती है जो कि हीट गेन कर सकती है, हीट गेन कर सकती है, हीट एक्वायर कर सकती है, हीट ले सकती है। ठीक है। सिंक को हम टेक्निकली डिफाइन करते हैं एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर आप जितनी मर्जी हीट डिस्कार्ड कर दो उसके अपने टेम्परेचर की सेहत पे फर्क ना पड़े। और आसान करके समझो, जैसे अगर मैं समंदर के अंदर से एक गिलास पानी निकाल के ले आऊं तो क्या समंदर का पानी कम होगा? नहीं। तो समंदर गोया एक ऐसी बॉडी है जिसमें से पानी निकालने पे समंदर के पानी की अमाउंट की सेहत पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो सिंक एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर आप जितनी मर्जी हीट डंप कर दो उसके टेम्परेचर की सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। तो ये सिंक क्या कर रहा है, ये एक्सेस हीट एनर्जी यहां से निकालेगा। तो 4 जूल इसने यहां से निकाल ली। 4 जूल निकालने का मतलब ये वापस कितना हो गया, 10 जूल हो गया। गोया आपने टेम्परेचर चेंज होने नहीं दिया। फिर आपकी इक्वेशन फिर से देखो, मैं लिख देता हूं यहां पे, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू हो गया। अब आपने इंटरनल एनर्जी को चेंज होने नहीं दिया तो ये आपके पास जीरो हो गया, विच मींस Q विल बी इक्वल टू W। जितना आपने हीट एनर्जी दी या जितनी आपने हीट एनर्जी ली दैट इज इक्वल टू द वर्क डन। अब ये हमारे पास आयोथर्मल प्रोसेस तो था। अब इसके अंदर दो तीन चीजें, उस दो तीन चीजों पे जाने से पहले आप जरा अपनी साइन कन्वेंशन पढ़ लो, क्योंकि वो दो तीन चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी जब तक मैं आपको साइन कन्वेंशन नहीं पढ़ा दूंगा। साइन कन्वेंशन जरा पढ़ो अपने पास। देखो साइन कन्वेंशन क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास ये जो, अच्छा साइन कन्वेंशन जो है ना, ये Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू से लेकर है, इससे रिलेटेड है साइन कन्वेंशन। आपके पास Q का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, Q का वैल्यू नेगेटिव भी है। Q का वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, अगर हीट इज गिवन टू द सिस्टम, अगर हीट इज गिवन टू द सिस्टम, अगर सिस्टम को हीट दी जा रही है, अगर सिस्टम, सिस्टम से मुराद गैस होती है, ध्यान में रखना, सिस्टम से मुराद क्या है, गैस या गैस के मॉलिक्यूल्स है। अगर सिस्टम को हीट दी जा रही है तो ये पॉजिटिव है। अगर हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम, इफ हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम, अगर अगर सिस्टम से हीट बाहर आ रही है, गैस हीट दे रही है, तो आप क्यू को कैसा ले रहे होगे भाई साहब, नेगेटिव ले रहे होगे। अच्छा और आसान कर ले भाई, डब्ल्यू भी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव भी होता है भाई, ठीक है। अच्छा वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, ये कन्वेंशन है, ठीक है, ध्यान में रखना। जैसे ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो होते हैं इनको आप पॉजिटिव लेते हो, क्लॉकवाइज एंगल जो होते हैं इनको आप क्या लेते हो, नेगेटिव लेते हो। एक कन्वेंशन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है। करना मत, आंसर मैच नहीं करेंगे वरना किताब से आपके। वर्क डन पॉजिटिव कब होता है, अगर वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम काम कर रहा है। सर सिस्टम के काम करने की कोई मिसाल बताएं। अगर सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, सिस्टम ऊपर जा रहा है, देखो ना अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना आइसोबैरिक प्रोसेस में, गैस के मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे थे और पिस्टन को ऊपर धकेल रहे थे, ये काम कर रहा था सिस्टम। क्यों भाई, गैस के मॉलिक्यूल काम कर रहे थे ना, गैस के मॉलिक्यूल ऊपर फोर्स लगा रहे थे और पिस्टन भी ऊपर जा रहा था। तो अगर सिस्टम एक्सपेंड होता है, या कभी कभार एग्जामिनर कहेगा वॉल्यूम बढ़ रहा है, या कभी कभार कहेगा पिस्टन ऊपर जा रहा है, सही है, ये सारी चीजें इसी तरह से होंगी। या पिस्टन ऊपर जा रहा है, आई एम वेरी सॉरी यहां लिखना भूल गया। या कभी कभार बोलेगा डेल्टा वी इज पॉजिटिव, ये सारी चीजें हो सकती हैं, ध्यान में रख लेना, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल से उठाया डेटा मैंने। अगर ये कहे वर्क इज डब्ल्यू नेगेटिव कब होगा, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पर काम हो रहा है। सिस्टम पर काम होने से क्या मुराद है कि भाई साहब सिस्टम हो रहा है आपका कंप्रेस, कंप्रेस मतलब सिस्टम दब रहा है। सिस्टम दबने से क्या मुराद है, वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम होने से क्या मुराद है, पिस्टन भाई साहब नीचे आ रहे हैं। और क्या मुराद है भाई, डेल्टा वी नेगेटिव हो रहा है। डेल्टा वी नेगेटिव से क्या मुराद है भाई, फाइनल वॉल्यूम कम है, इनिशियल वॉल्यूम ज्यादा था, डेल्टा वी नेगेटिव हो जाएगा। ये सारी बातें ध्यान में रखेंगे। अच्छा एक चीज रह गई एंड दैट इज डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है भाई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है, देखो भैया चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव कब होगा, जब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ रही है। या तो ये कहोगे या कहोगे टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक ही बात है ना भाई, इंटरनल एनर्जी कब बढ़ेगी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। या ये कहोगे डेल्टा टी पॉजिटिव है, डेल्टा टी पॉजिटिव का मतलब फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है, इनिशियल टेम्परेचर कम है। डेल्टा यू नेगेटिव कब होगा, जब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है। या टेम्परेचर क्या हो रहा है, टेम्परेचर आपके पास कम हो रहा है। या
डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी आपके पास नेगेटिव होगा। डेल्टा टी नेगेटिव कब होगा, जब फाइनल टेम्परेचर कम है और इनिशियल टेम्परेचर आपके पास क्या है भाई साहब, ज्यादा है। दोनों में से कोई बात भी हो सकती है, ठीक है। ये आपके पास था। अब यहां देखो जरा, अब इसकी अगर मैं इक्वेशन लिखता हूं, और से देखना जरा, यहां पे अच्छे से देखो, आपका सिस्टम, ये इस वाले प्रोसेस की बात कर रहा हूं, आपका सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है या कंप्रेस कर रहा है। आप बोलोगे सर सिस्टम तो एक्सपेंड कर रहा है, ऐसे ही है ना भाई, सिस्टम ऊपर जा रहा है, सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है। एक्सपेंशन में वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम, तो गोया के डब्ल्यू के साथ यहां पे आएगा पॉजिटिव, डब्ल्यू के साथ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम। अच्छा, दूसरा, सिस्टम को हीट दी जा रही है या सिस्टम से हीट ली जा रही है, तो सिस्टम को हीट दी जा रही है। देखो ये देखो, सोर्स सिस्टम को हीट दे रहा है, गोया प्लस क्यू एच इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू। अगर आपसे एग्जामिनर कभी पूछे, अच्छे से सुन लेना, अगर एग्जामिनर कभी पूछे आइसोथर्मल एक्सपेंशन का इक्वेशन लिखें, क्या पूछे, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का इक्वेशन लिखें, तो प्लस क्यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू उसका इक्वेशन होगा, ध्यान में रखना। खाली क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू लिख के नहीं आ जाना। क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू तब तक सही है, ये तब तक सही है जब तक आपको बोले आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन बताओ, तब तक तो सही है। लेकिन अगर उसने कैटेगोरिकली बोल दिया कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन का इक्वेशन बताइए, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन का इक्वेशन जो है वो क्या होगा भाई, प्लस क्यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू। क्यों प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यों भाई, फिर सुन लो। प्लस क्यू इसलिए कि सिस्टम को हीट दी जा रही है, सोर्स से हीट निकल के सिस्टम में जा रही है। प्लस डब्ल्यू इसलिए होगा भाई क्योंकि सिस्टम एक्सपेंड कर रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है। किसी को अभी तक नहीं समझ में आया, चलो कंप्रेशन से मैं फिर समझा रहा हूं, फिर देख लो भाई, यहां पे देखो, फिर समझा रहा हूं, अच्छे से देख लो, फिर रिपीट कर रहा हूं। देखो यहां क्या हो रहा है, सिस्टम कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस करने का मतलब क्या है, पिस्टन ऊपर से नीचे आ रहा है, गैस के मॉलिक्यूल दब रहे हैं, सिस्टम पर काम हो रहा है। अगर इक्वेशन लिखूंगा वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम, तो माइनस का डब्ल्यू हो जाएगा ये। अब देखो, सिस्टम को हीट दी जा रही है या सिस्टम से हीट ली जा रही है, बोलो भाई सिस्टम से हीट ली जा रही है, ये देखो नजर आ रहा है यहां पे, सिस्टम से हीट बाहर आ रही है। जब सिस्टम से हीट बाहर आएगी तो माइनस का क्यू एल। सर क्यू एल क्यों कह रहे हैं, जैसे उसे क्यू एच कहा था ना, हीट गिवन बाय द सोर्स, हीट गिवन बाय द हॉट बॉडी, हीट गिवन बाय द हाई टेम्परेचर बॉडी। यहां पे सिंक, सिंक क्या होता है, लो टेम्परेचर बॉडी, तो हीट टेकन बाय द सिंक, या हीट एब्सॉर्ब बाय द सिंक, या हीट गिवन टू द सिंक, या हीट टेकन बाय द लो टेम्परेचर रिजर्वोयर, इनमें से कोई भी नाम आप दे सकते हो। तो ये आपके पास इक्वेशन किसकी है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेशन। किसकी है भाई ये इक्वेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये क्वेश्चन। अगर पूछे आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो माइनस क्यू एल इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू इसकी इक्वेशन होने वाली हैगी। अब हम लोग रियल लाइफ में जो ये प्रोसेस करते हैं ना, रियल लाइफ में, रियल लाइफ में जो हम ये प्रोसेस करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, जहन में रखिएगा रियल लाइफ में हम ये काम कैसे अचीव करते हैं। रियल लाइफ में हम आइसोथर्मल प्रोसेस को अचीव करते हैं बाय स्लो एक्सपेंशन और स्लो कंप्रेशन। सर कैसे करते हैं, अभी समझाते हैं। देखो देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में ना हो गया रहा है, कॉन्सेप्ट को जरा वापस लो। आइसोथर्मल प्रोसेस में ना आप इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ने या घटने नहीं दे रहे भाई, इन शॉर्ट तो यही हो रहा है ना। जब बढ़ रहा था तो आपने सोर्स, जब बढ़ रहा था तो आपने सिंक लगा के एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर निकाल दी, जब कम हो रहा था तो आपने सोर्स लगा के एक्स्ट्रा एनर्जी अंदर घुसा दी, यही कर रहे हो आप। रियल लाइफ में कैसे करते हैं, रियल लाइफ में आप आहिस्ता 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 स्लो एक्सपेंशन करते हो और स्लो कंप्रेशन करते हो, बहुत आहिस्ता। सर स्लो एक्सपेंशन और स्लो कंप्रेशन से होता क्या है, जरा ये समझिए। अगर ये बात आपको एक ही दफा में समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, वरना ये आपके कोर्स से थोड़ा सा बियॉन्ड बात है। बस आपके कोर्स में सिर्फ इतनी बात लिखी हुई है कि आइसोथर्मल प्रोसेसेस आर स्लो प्रोसेसेस, ठीक है। लेकिन मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की, देखो समझना। पहले तो ये बात आप समझ लो, आपका जो इन्वायरमेंट है ना, ये इन्वायरमेंट सोर्स की तरह भी काम कर सकता है और सिंक की तरह भी काम कर सकता है। सर इसकी कोई मिसाल दे, अभी मिसाल ले ले यार। तुम एक आइसक्रीम लेकर आओ, आइसक्रीम को रखो, थोड़ी देर बाद वो पिघलना शुरू हो जाएगी, वो यार सराउंडिंग हॉट बॉडी बन गई और उसमें से हीट निकल निकल के आपकी आइसक्रीम को पिघला रही है। आप चाय का कप लाओ, रखो, थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा, गोया सराउंडिंग सिंक बन गई और आपकी चाय के कप से हीट लेके बाहर लेके जा रही है। तो सराउंडिंग जो है ये सोर्स भी बनती है, सिंक भी बनती है, सही। अब देखो
जब आप आहिस्ता 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 सिस्टम को एक्सपेंड करोगे, गौर से सुनना, स्लोली एक्सपेंड करोगे, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करोगे, गौर से सुनो, जब मैं स्लो एक्सपेंशन करूंगा, बिल्कुल आहिस्ता 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 एक्सपेंड करूंगा, एक्सपेंशन इज अ कूलिंग प्रोसेस, ऐसे ही है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही होगी सराउंडिंग के मुकाबले में, तो सराउंडिंग से हीट एनर्जी अंदर फ्लो करेगी और उसको मेंटेन करेगी। अगर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस करूंगा तो अंदर की इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा बाहर के मुकाबले में, तो बाहर जो आपका होगा वो क्या बन जाएगा, सिंक बन जाएगा, वो अंदर से एक्स्ट्रा एनर्जी को बाहर खींच लेगा। सर ये काम जल्दी में क्यों नहीं हो सकता, स्लो की कैद क्यों लगा रहे हैं आप? जल्दी में इसलिए नहीं हो सकता, अगर आप रैपिड ये काम करोगे, जब आप रैपिडली ये काम करोगे तो बाहर सराउंडिंग को इतना मौका ही नहीं मिलेगा कि वो थर्मल कांटेक्ट स्टेब्लिश करे और इंटरनल एनर्जी को या तो बाहर खींचे या इंटरनल एनर्जी को अंदर दे। ये इसका एक्सप्लेनेशन था, जो कि थोड़ा सा आपके कोर्स के बियॉन्ड था, लेकिन मैंने आपको वैसे ही बता दिया, मैंने कहा अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना बस इतनी बात ध्यान में रखना कि आइसोथर्मल प्रोसेस इज अ स्लो प्रोसेस, यानी कि जितने आपके स्लो एक्सपेंशन या स्लो कंप्रेशन वाले प्रोसेस होंगे, ऑल दीज आर आइसोथर्मल प्रोसेसेस। अब जल्दी से इसका इक्वेशन देख लेते हैं और फिर इसके ग्राफ की तरफ चलते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, इसमें क्या है भाई, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट पे प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन ऐसा होता है, माजी में जो है वो हमने पढ़ा था, और मुझे ये भी याद आ रहा है कि ये क्या था, ये बॉयल्स लॉ था। तो अगर आपसे कोई पूछे बॉयल्स लॉ को कौन सा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ओबे करता है, आपको पता होना चाहिए वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। इसकी तो इक्वेशन पे आप सबको चैंपियन होना चाहिए, P इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P इंटू वी, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। अब यहां पे किसी की पावर पे भी जीरो नहीं आएगा भाई, क्योंकि यहां पे P और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, अकेला प्रेशर या अकेला वॉल्यूम कांस्टेंट थोड़ी है, P और V का प्रोडक्ट कैसा है, कांस्टेंट है। सही हो गया। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, इसका ग्राफ भी मजेदार बात है, हम पहले से पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है, ऑलरेडी बॉयल्स लॉ में आपको ये ग्राफ पढ़ाया जा चुका है। देखो ये इसका ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ है, ये इसका पी और ये इसका वी कर्व है, ये कहलाता है कर्व आपका आइसोथर्म, आइसोथर्मल की मुनासिबत से, और एक्चुअल में ये आपके पास क्या है, हाइपरबोला है, जो हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मेरे भाई, ये वो है। जैसे आइसोबैरिक के ग्राफ को आइसोबार कहते हैं, आइसोकोरिक के ग्राफ को आइसोकोर कहते हैं, आइसोथर्मल के पीवी कर्व को आइसोथर्म कहते हैं। तो बस वैसे एक्चुअल में ये क्या है, हाइपरबोलिक कर्व है। यहां तक मुझे बता दो भाई, सबको क्लियर हो गया, तो मैं आगे इडियाबैटिक प्रोसेस स्टार्ट करूं। चलो भैया, अब हमारे पास जो हमारा अगला प्रोसेस है, दैट इज लास्ट प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, वो हमारे पास है इडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। चलो समझते हैं। अब देखो भैया, इडियाबैटिक प्रोसेस जो है ना, इसको हम एक और नाम देते हैं, और वो एक और नाम हमारे पास होता है आइसो इंट्रोपिक प्रोसेस। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको समझ में आ जाएगा एक से दो लेक्चर के बाद, या मोस्ट प्रोबेबली आखिरी लेक्चर में, जो हमारा एक या दो लेक्चर, दूसरा लेक्चर हमारा आखिरी होगा इसके बाद, ठीक है, उसके अंदर हमने इंट्रोपी का कॉन्सेप्ट पढ़ना भी होगा। तो ये जो, ये इसमें इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, अभी बस इतनी बात ध्यान में रख लेना या नोट्स में डाल लेना, ठीक है, बाद में समझ में आ जाएगा, क्योंकि इंट्रोपी का पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ओवर हेयर, ठीक है, क्योंकि बाद में फिर रह जाएगी ये चीज। एडियाबैटिक प्रोसेस को आप कहते हो आइसो इंट्रोपिक प्रोसेस, आइसो का मायना वही हो गया सेम, इंट्रोपी मतलब इंट्रोपी, ठीक है, डिसऑर्डरनेस, तो इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम यहाँ पे कैसी होती है, कांस्टेंट रहती है। अच्छा भाई, इस सिस्टम में होता क्या है, आ जाते हैं इस बात पर भी अब जरा। इस सिस्टम के अंदर, इस सिस्टम की खास बात यह है कि भाई ये सिस्टम आपका आइसोलेटेड मैनर में होता है, ये सिस्टम आपका आइसोलेटेड मैनर में होता है। सर मिसाल से समझाएं, बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आए, आइसोलेटेड मैनर, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, देखो मेरा बेटा, हमारे पास ना तीन तरह के सिस्टम्स होते हैं। अच्छा, एक आपके पास होता है भाई ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम वो होता है जिससे मैटर और एनर्जी दोनों ट्रांसपोर्ट हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई कमरा है, उस कमरे का दरवाजा है, अब उस कमरे के दरवाजे से साउंड भी आ सकती है और कोई बंदा भी आ जा सकता है, तो मैटर भी आ रहा जा रहा है, एनर्जी भी आ रही जा रही है। फिर एक होता है आपके पास क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम,
अब क्लोज सिस्टम क्या है, जैसे ये मेरी आपको आवाज आ रही है, साउंड एनर्जी आ रही है, लेकिन बंदा नहीं आ सकता। मतलब अगर आप में से कोई अब सोचे कि वो अपने वाईफाई के अंदर किसी तरह घुस जाए और दूसरे एंड से निकल के इधर मेरे पास आ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि एनर्जी तो जा सकती है, लेकिन मैटर का ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है। आप मोबाइल पे बात करते हो, साउंड एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, लेकिन मैटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, वो क्लोज सिस्टम है आपका, ठीक है। इसी तरह से एक आपका होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ना तो मैटर जा सकता है, ना एनर्जी जा सकता है। और आइसोलेटेड सिस्टम एक बिल्कुल आइडियल एग्जांपल है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आपके पास ना रियल लाइफ में कोई आइसोलेटेड सिस्टम दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। सही। एक आपके पास इसका भी एक माजी में क्वेश्चन पूछा गया है। हमारे पास जो थर्मोस फ्लास्क है ना, ये जो चाय वगैरह गर्म रखने के लिए या कुल्फी रखने के लिए होता है, ठीक है, आपने कभी देखा होगा। जो हमारा रेलवे स्टेशन होता है, वहां पे थर्मोस फ्लास्क के अंदर जो हमारे भाई होते हैं वो चाय वगैरह बेच भी रहे होते हैं ना, वो जो थर्मोस फ्लास्क होता है उसकी बात चल रही है ये, ठीक है। या अगर हमें कहीं दूर से अगर आइसक्रीम वगैरह लेकर आनी हो घर पे, तो हम थर्मोस फ्लास्क में डाल के ले आते हैं, ठीक है, तो वो कुछ टाइम तक ठंडी रहती है। तो वो एक नियर बाय एग्जाम्पल है। सर नियर बाय एग्जाम्पल से क्या मुराद है, जरा बात समझाएं। भाई नियर बाय एग्जाम्पल कहते हैं किसी ऐसी चीज को जो करीब करीब हो, ठीक है, करीब करीब एग्जाम्पल हो। देखो, अब ये परफेक्ट एग्जाम्पल क्यों नहीं है, उसकी रीजन ये है कि आइसोलेटेड सिस्टम की स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ये है कि उसमें से ना तो एनर्जी एक्सपोर्ट होती है, ना मैटर एक्सपोर्ट होता है। तो इसका मतलब अगर मैं उसमें चाय डाल के रखूं थर्मोस फ्लास्क में और उसको मैं 1 साल के बाद खोलूं, तो मुझे वो चाय उतनी ही गर्म और वैसी ही ताज़ा मिलनी चाहिए। सही। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा, 1 साल के बाद तो उसे पहचानना भी मुश्किल होगा कि ये चाय है या पेप्सी थी, पता नहीं क्या डाल दिया था इसके अंदर हमने, ठीक है। तो दिस इज द रीजन। तो अब आइसोलेटेड सिस्टम होता है यहाँ पे। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि आप यहाँ पे हीट सप्लाई नहीं करते, ना हीट सप्लाई करते हो, ना हीट आप सिस्टम से लेते हो। तो हीट गिवन टू द सिस्टम इज जीरो, या हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज जीरो ओवर हेयर। अब मजीद मिसाल से बात को समझते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो, अरे भैया तुम्हें क्या हो गया। हम्म। बेटा परेशान नहीं होना, अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा, क्योंकि ये डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम पहले बन जाए एक बार अच्छे से, ये इसको नीचे ले जाते हैं। चलो, अब देखो भैया, ये मैंने एक सिस्टम बनाया। अच्छा, ये वाहिद सिस्टम है मेरे भाई, जिसके अंदर हमारे पास क्या चल रहा है, ये वाहिद सिस्टम है। इस वाहिद सिस्टम के अंदर आपके पास क्या सीन है कि इसके अंदर आपके पास जो बेस है ना, ये चीज होती है मेरा बेटा बेस। दिस इज द बेस ऑफ द कंटेनर। एक बच्चा अभी बीच में सवाल भी पूछ रहा था, ये सिलेंडर का सवाल, तो ये अलग अलग किताब वाले इसको अलग अलग तरह डिफाइन करते हैं। तो आप ये पूरा सिस्टम जो है ना, ये कंटेनर की जगह आप सिलेंडर में डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वही पूरी डेरिवेशन आपकी सिलेंडर में हो जाएंगी। अच्छा, ये वाही सिस्टम है जिसके अंदर आपकी जो बेस होती है ना, ये इंसुलेटेड होती है। बाकी सारे सिस्टम के अंदर जो वॉल्स हैं और जो पिस्टन है, ये इंसुलेटेड होता है, बेस कंडक्टिंग मटेरियल की होती है। इसमें वॉल और पिस्टन तो इंसुलेटेड होते ही होते हैं, बेस भी इंसुलेटेड होती है। अच्छा, बेस को इंसुलेट करने का फायदा क्या है, इंसुलेटर क्या चीज होती है भाई, जहां से आपकी हीट एनर्जी ना जा सके। भाई थर्मल चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, थर्मल फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो जाहिर है इंसुलेटर भी यहाँ कौन सा होगा, थर्मल इंसुलेटर की बात चल रही होगी। तो यहाँ पे जो आपका बेस है वो इंसुलेटर है। तो आपकी जो हीट एनर्जी है ना, वो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जा सकती। इस बात को आपने अच्छे से जहन में रखना है, ठीक है। इंसुलेटर है ना, कहां से जाएगी, वॉल भी इंसुलेटर है, बेस भी इंसुलेटर है, पिस्टन भी इंसुलेटर है। अब यहां पे आपके पास क्या है, ये आपके पास जनाबे वाला गैस के मॉलिक्यूल्स है, मस्त गैस के मॉलिक्यूल मौजूद है, रैंडमली मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है, आपने सिस्टम को क्या किया, आपने सिस्टम को क्या किया आप, ये आपने सिस्टम को एक्सपेंड कर दिया, कंप्रेस नहीं करते, सिस्टम को एक्सपेंड करते हैं, ये ज्यादा बेहतर होगा। ये किया आपने, सिस्टम को एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। आप यहां से यहां पर आए हो, समझना मेरी बात को। और हमें वो सारी बातें पता है जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, ध्यान में रखिएगा। क्या 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 बातें बताएं आपको। एक्सपेंड करने का मतलब है पिस्टन ऊपर जा रहा है, पिस्टन ऊपर जाने का मतलब है वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम। ये सारी बात हमें अच्छे तरीके से पता है, समझ में आने वाली बात भी है। अच्छा,
ये हमारे पास पहले गैस के मॉलिक्यूल्स थे, कितने बनाए हुए थे, 7 थे ना। चलो ये हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स थे। अब मैंने सिस्टम को किया एक्सपेंड। अच्छा, अब देखो भैया, अब यहां पे पहले एक मिसाल समझ लो, फिर मैं इसके ऊपर वापस आता हूं और इसकी इक्वेशन पे आता हूं। हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन क्या है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये इक्वेशन है मेरे पास, सही। अब आपने सिस्टम को हीट देनी नहीं है, यानी कि Q का वैल्यू तो हो गया 0। अब ये आपके पास बनता है क्या है मेरे भाई, ये आपके पास बनता है 0 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये बनता है आपके पास। अब देखो, अब मैथ्स और फिजिक्स में ना, अब यहां पे फर्क समझना। एक बार आप यहां पे डेल्टा यू को यहां ला सकते हो और एक बार आप डब्ल्यू को लाओगे, जिसको आप उल्टे हाथ पे लाओगे उसके साथ माइनस साइन आएगा। पता है ना, इक्वल टू के दूसरे पे जाते हैं साइन पलट जाता है। अभी यहां पे दोनों के साथ प्लस साइन है, ठीक है। तो मैं एक बार किसको लेकर आ रहा हूं, डेल्टा यू को ला रहा हूं, तो माइनस का डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस का डब्ल्यू। एक बार मैं दूसरे को लेकर आ रहा हूं, यानी कि डब्ल्यू को लेकर आ रहा हूं, तो माइनस का डब्ल्यू इज इक्वल टू प्लस का डेल्टा यू। अब मैथ्स कहती है दोनों इक्वेशन बराबर है, फिजिक्स कहती है दोनों इक्वेशन बराबर नहीं है। अब कॉन्सेप्ट को फील करना है यहां से जरा, ठीक है। अब एक मिसाल समझते हैं। देखो देखो भैया, जब रमजान आता है हम लोग रोजे रखते हैं। सुबह में जब हम सहरी करते हैं, सहरी का मकसद क्या होता है कि यार आप खाना खाओ, इंटरनल एनर्जी स्टोर कर लो, ताकि दिन भर में आपने जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, कोई भी काम वगैरह करना है आपने, तो आपको एनर्जी की सप्लाई मिलती रहे। ऐसे ही मान लो भाई, सुबह आपने सहरी नहीं रखी, सहरी नहीं करी, मतलब सहरी नहीं करी, तो अब आपका बगैर सहरी का रोजा है। आपको अम्मी बोलती हैं कि यार सुबह ऊपर जो है ना वो छत पे कपड़े सूख रहे हैं, जाओ जाके जो है ना वो क्या करो, कपड़े उतार के ले आओ, सही। अब जब आप ऊपर जाते हो कपड़े उतार के लाते हो, आपने ये काम किया। अब इस काम को करने के लिए आपके पास एनर्जी कहां से आई, तो आप बोलोगे सर इंटरनल एनर्जी। वो इंटरनल एनर्जी कहां से आई भाई, भाई सर पिछले दिन अफ्तार करी होगी, कुछ तो खाया होगा, चले सुबह सहरी नहीं करी तो रात में कुछ खाया होगा, कुछ तो किया होगा अब पिछले दिन। तो इसका मतलब बॉडी में पहले की जो एनर्जी मौजूद थी आपने उसको यूटिलाइज किया। गोया मैं ये कह सकता हूं, समझिएगा इस बात को, समझिएगा। ये बंदा है, ये बंदा है, ये मान लो मैं हूं। मुझे अम्मी ने कहा कि जा बेटा ऊपर से जाके कपड़े उतार के ले आ। अभी मैंने सुबह सहरी नहीं की थी, तो मेरे पास जो पुरानी एनर्जी थी, पिछले दिन की जो भी मैंने खाया पिया होगा, 100 जूल एनर्जी थी। अब जब मैं कपड़े या जो भी टास्क मुझे दिया गया था, कपड़े या बाजार से दही लाने का टास्क मुझे मिला, ये जब मैं पूरा करके आऊंगा तो मेरी एनर्जी कम हो जाएगी। मान लो मेरी एनर्जी 70 जूल रह गई, तो गोया के ये 30 जूल मेरी चली गई कहां पे, वर्क डन करने में। गोया मैं यहां पे एक बात कह सकता हूं क्या, कि वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को खर्च करके सिस्टम ने काम किया। बोलो ये बात समझ आई, इंटरनल एनर्जी खर्च हुई तो सिस्टम ने काम किया, क्योंकि भाई बाय मुझे, मैंने सहरी तो की नहीं थी, मुझे फ्रेश सोर्स ऑफ एनर्जी तो मिली नहीं थी, तो मैंने जो काम किया उसकी सोर्स क्या है, इंटरनल एनर्जी उसकी सोर्स है। अब यहां देखो यही चीज आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रहा है, कैसे देखो। यहां पे अगर आप नोट करो, आपका पिस्टन पहले नीचे था, पिस्टन ऊपर गया, गोया एक्सपेंशन आया। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेंशन का मतलब होता है वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम। वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम, पता है ना हमें ये बात, वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम, पता है हमें ये बात। सिस्टम काम कर रहा है, वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम, तो सिस्टम काम कैसे कर रहा होगा भाई, सिस्टम ने काम कैसे किया होगा, सिस्टम ने काम किया होगा एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, क्योंकि आपने बाहर से तो इसे हीट दी नहीं थी, तो इसने काम किया एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो जब एट द एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी काम किया, तो इंटरनल एनर्जी कम हुई होगी, जब बड़ी होगी तो इंटरनल एनर्जी कम हुई होगी। तो ये देखो, ये जो आपके सामने इक्वेशन लिखी है ना, इक्वेशन नंबर 1, ये है इडियाबैटिक एक्सपेंशन की इक्वेशन। अब सुनो, आपको एक एक चीज जो है ना वो सेंस बनाएगी, ये यहां साइन क्यों आया है, सुनो और देखो। इडियाबैटिक एक्सपेंशन, माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू, समझना। प्लस साइन कब आता है, जब सिस्टम काम करे, तो सिस्टम ने काम किया, बिल्कुल काम किया, पिस्टन ऊपर गया, वर्क इज बीइंग डन बाय द सिस्टम। लेकिन सिस्टम ने काम किया एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी कम हुई, यस सर। डेल्टा यू नेगेटिव आएगा भाई, जब इंटरनल एनर्जी कम होगी तो गोया फाइनल इंटरनल एनर्जी कम होगी, इनिशियल ज्यादा होगी। जब फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे तो डेल्टा यू विल कम आउट टू बी नेगेटिव, तो ये मतलब है माइनस का डेल्टा यू इज इक्वल टू प्लस डब्ल्यू। अब इसी तरीके से इसको देख लो, ये है इडियाबैटिक कंप्रेशन। इडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या होगा, अब सोचो, पिस्टन को आप दबा दोगे तो वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम, तो जब सिस्टम पर काम करोगे
तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। जब वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई जब सिस्टम पे काम करोगे तो इसका मतलब वो इंटरनल एनर्जी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सारी इक्वेशन ये आपके नोट्स में ना एक एक बात लिखी होनी चाहिए कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए आपको पता होना चाहिए। और एक जर्नल ट्रेंड जहन में रखना, 60-65% हमेशा थ्योरी पूछी जाती है। अ, जो न्यूमेरिकल का क्वांटम होता है वो हमेशा कम होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप न्यूमेरिकल छोड़ दो, ठीक है। न्यूमेरिकल करने सारे जो आपको टीपीबी में मिल रहे हैं या क्लास में आपको कराए जा रहे हैं। अच्छा, अब इसके अगर हम ग्राफ की तरफ चलें, इक्वेशन तो जनाब हमने पढ़ ली, अब ग्राफ भी बता दें सर थोड़ा सा हमें। चलो ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ मैं आपको बताऊंगा किसके साथ, इसका ग्राफ मैं आपको बताता हूं आइसोथर्मल के साथ मिलाकर, ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। पीवी कर्व देखो, एक मैंने बनाया यहां पे कर्व, एक मैंने बनाया यहां पे कर्व, ये दो कर्व बनाए, समझना। ये जो ऊपर वाला कर्व है ना, ये वाला, ये है मेरे भाई आइसोथर्मल का ग्राफ, या आइसोथर्म कह सकते हो इसे आप। ये जो नीचे वाला है ना, ये आपके पास है इडियाबैट का ग्राफ, ये है इडियाबैट का ग्राफ। इस ग्राफ और इस ग्राफ में फर्क क्या है, फर्क ये है कि ये वाला ग्राफ ज्यादा स्टीप है, स्टीप स्टीप। स्टीप क्या होता है, जो वाई की तरफ झुकावा ज्यादा हो, ये वाई एक्सिस होता है ना, जो वाई की तरफ जिसकी ढलान ज्यादा हो, जिसका झुकाव वाई की तरफ ज्यादा हो, उसे हम कहते हैं स्टीपर कर्व। ये क्या है, इसका झुकाव एक्स की तरफ ज्यादा है, वाई से हटकर एक्स की तरफ ज्यादा है, इसका वाई की तरफ ज्यादा है। तो एडियाबेटिक कर्व जो होता है, दिस इज मोर स्टीप, दिस इज मोर स्टीप। अच्छा, और सर और कुछ बताएं। जैसे मेरा बेटा हमने आइसोथर्मल प्रोसेस में पढ़ा था, जितने आपके स्लो प्रोसेस होते हैं, इसी तरह जितने आपके रैपिड प्रोसेस हैं, जितने आपके फास्ट प्रोसेस हैं, जितनी आपकी रैपिड एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगी, वो सारी आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस है। अभी यूबीआईटी के पिछले साल के पेपर में क्वेश्चन आया क्या, कि जो ये कई सारी यूनिवर्सिटी के उसमें आपको मिलेगा, जो आपका टायर बर्स्ट है, टायर बर्स्ट, टायर बर्स्ट किसकी एग्जांपल है, टायर बर्स्ट आपकी एग्जांपल है एडियाबैटिक प्रोसेस की। क्यों टायर बर्स्ट, अच्छा ये टायर बर्स्ट बोल रहा, टायर पंक्चर नहीं बोल रहा। टायर पंक्चर में क्या होता है, हवा आहिस्ता आहिस्ता मर मर के निकलती है। टायर बर्स्ट में क्या होता है, टायर फटता है एकदम से, वो धमाके की आवाज भी आती है। जब टायर बर्स्ट करता है ना, तो हवा एकदम से निकलती है और वो एकदम से कंप्रेस पिचक जाता है आपका टायर। तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, क्योंकि उसमें क्या होता है, रैपिड आपके पास वो आ रहा होता है, ठीक है, रैपिड आपकी कंप्रेशन आती है। अब इसकी अगर हम इक्वेशन की बात करें भाई, इसकी इक्वेशन है P इंटू वी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब सर ये गामा क्या भला बीच में नाजिल हो गई है, समझते हैं इसको भी भाई। गामा यहां पे है सीपी डिवाइडेड बाय सीवी, सीपी डिवाइडेड बाय सीवी, ये है मेरा बेटा हमारे पास गामा। सर सीपी क्या है मेरा बेटा, सीपी आपके पास है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, कल की क्लास में पढ़ाई थी ये सारी बातें। सीवी आपके पास है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सर याद दिला दे, हमें याद नहीं आ रही, कल की क्लास ली ही नहीं थी, चलो याद दिला देते। मैंने बताया था हीट कैपेसिटी वो हीट है जो टेम्परेचर बढ़ाने का काम करती है। फिर मैंने कहा था कि अगर, और से सुनना, अगर एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर, एक मोल गैस का टेम्परेचर, अगर एक मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो, एक मोल गैस का टेम्परेचर अगर आपने 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो, तो जो हीट चाहिए होती है वो कहलाती है मोलर हीट कैपेसिटी। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन, दिस इज मोलर हीट कैपेसिटी। इसकी हमने यूनिट भी पढ़ी थी, मोलर हीट कैपेसिटी की यूनिट अपने पास क्या थी, Q डिवाइडेड बाय एन डेल्टा टी। Q क्या है, जूल, एन क्या है, मोल, डेल्टा टी क्या है, केल्विन या डिग्री सेल्सियस, कुछ भी लिख सकते हो, जूल पर मोल पर केल्विन। मैंने ये भी कहा था यही सेम यूनिट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की भी होती हैगी, ये पढ़ा था, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। अच्छा, अच्छा सर सीपी और सीवी क्या है, जरा ये भी बता दें, ये क्या चीज है। अच्छा, देखो भैया, अगर आप कोई ऐसा प्रोसेस है जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहा है, जैसे आइसोबैरिक प्रोसेस है, तो आइसो, भाई प्रोसेस हो सकता है ना भाई, एक प्रोसेस आपके पास है जो कि आइसोबैरिक प्रोसेस है, एक आपके पास आइसोबैरिक प्रोसेस है, समझिएगा।
एक आपके पास आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब तो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइसोबैरिक प्रोसेस में आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। जब आप आइसोबैरिक प्रोसेस में, गौर से सुनना, अच्छे से सुनना, डेफिनेशन समझना। आइसोबैरिक प्रोसेस के अंदर मान लो कोई गैस है जिसका अभी टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस, समझिएगा, और कितनी गैस है, 1 मोल गैस है। सिमिलरली एक है आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसका भी टेम्परेचर कितना है, 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और इसका भी कितना है, 1 मोल गैस है। आपने दोनों को हीट दी, दोनों को आपने क्या किया भाई, हीट दी। कितनी हीट दी, इतनी हीट दी कि जनाब टेम्परेचर बढ़ के हो जाए 29 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बढ़ के कितना हो जाए, 29 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे जो आप हीट दोगे ये कहलाएगी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां पे जो हीट दोगे ये कहलाएगी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेफिनेशन वही है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी एक आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए है, एक आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। बोलो भैया यहां तक सबको सब चीज समझ में आ गई है? ठीक है भाई, देखो अब हमारे पास, हमने ये बेसिक बेसिक बातें पढ़ ली। अब एक चीज और देख लो आपके पास। मेरा बेटा, एक तो आपने पढ़ लिया गामा बराबर था सीपी डिवाइडेड बाय सीवी के, ठीक है। सिमिलरली सीपी और सीवी को कनेक्ट करने वाली एक और इक्वेशन है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर करके, ध्यान में रखिएगा ये बात भी, ठीक है। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर करके इक्वेशन है। कई दफा आपका एग्जामिनर जो है ना वो इनकी भी वैल्यूज पूछ लेता है आपसे, तो देखो मैं आपको इनकी वैल्यूज निकालना सिखा रहा हूं, ठीक है। सर ये इक्वेशन कहां से आई है? बेटा ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये बता रही है कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। सर आपको ये कैसे पता चल रहा है इस इक्वेशन से कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी? देखो भाई मुझे ऐसे पता चल रहा है, अगर मैं आपको कहूं कि भाई एक इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, आपको यहां से देख के ये बात तो नजर आई जाएगी कि x का वैल्यू जो है ना ये ज्यादा है, x का वैल्यू ज्यादा है और y का वैल्यू कम है। क्यों सर, कैसे पता चला? भाई ये 2 जो आंसर आ रहा है ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है ना मेरे भाई। तो पॉजिटिव आंसर कब आता है? जब बड़े में से आप छोटे को माइनस करते हो। तो सीपी माइनस सीवी करने से आपके पास आंसर में क्या आ रहा है, आर आ रहा है। और आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है 8.314, वैल्यू हमेशा प्लस में ही रहती है, चेंज नहीं होती कभी भी, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपको यहां से ना एक वैल्यू निकाल के दिखाऊंगी इन टर्म्स ऑफ गामा, तो देखो हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। यहां से देखो, अगर मैं सीपी की वैल्यू निकालूं तो सीपी विल बी इक्वल टू गामा मल्टीप्लाई बाय सीवी, यही बनेगा, ऐसे ही बनेगा बच्चे। अगर मैं यहां पे उठा के इसको पुट कर देता हूं तो ये मेरे पास बन जाएगा गामा टाइम्स ऑफ सीवी माइनस का सीवी विल बी इक्वल टू क्या, आर बन जाएगा। भाई सीपी की जगह पे ये देखो, सीपी की जगह पे मैंने ये सीपी की वैल्यू रख दी, ठीक है, गामा इंटू सीवी। अब यहां से देखो मैं सीवी कॉमन निकाल सकता हूं, तो ब्रैकेट में आएगा गामा माइनस का 1 इज इक्वल टू आर, यानी कि सीवी विल बी इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस का 1, ऐसे। अब इसी तरह से अगर यहां पे मैं ये जो सीवी का वैल्यू निकाला है इसको यहां लाके पुट कर दूंगा, तो बनेगा गामा इंटू आर डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो कभी कभार आपसे सीपी और सीवी की ये वाली वैल्यूज भी आपका एग्जामिनर पूछ रहा होता है। फिर कभी कभार आपको मिलते हैं फ्री के नंबर। सर वो फ्री के नंबर कैसे मिलते हैं? मेरा बेटा वो फ्री के नंबर आपको ऐसे मिलते हैं कि आपके पास ना 3 तरह की गैसेज होती हैं, जो भी मुझसे बच्चे शायद पूछ भी रहे थे, तो मैंने कहा था ना, मैं बता रहा हूं थोड़ी देर में। एक आपके पास होती है मेरे भाई मोनो एटॉमिक गैसेस, एक आपके पास होती है मेरे भाई डाई एटॉमिक गैसेस, एक आपके पास होती है मेरे भाई पॉली एटॉमिक गैसेस। मोनो एटॉमिक गैसेस, डाई एटॉमिक गैसेस और पॉली एटॉमिक गैसेस। सर पहले तो जरा मिसाल से समझा दें। मेरा बेटा मोनो एटॉमिक गैसेस वो होती हैं जो कि सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। सर वो कौन सी होती हैं? जो केमिस्ट्री वाले होंगे वो तो फौरन से समझ गए होंगे, जो नहीं समझे मैं बता देता हूं। बेटा जो नोबल गैसेस होती हैं, इनर्ट गैसेस होती हैं, जो रिएक्शन नहीं करती हैं, ऑल दीज आर मोनो एटॉमिक गैसेस, जैसे हीलियम, नियॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारी, ठीक है। ये सारी आपके पास क्या है, दीज ऑल आर, ये सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। डायटोमिक जो 2 एटम की फॉर्म में करती हैं। सर मिसाल दें भाई, ऑक्सीजन डायटोमिक है, नाइट्रोजन डायटोमिक गैस है। सर और मिसाल दें, कोई और मिसाल ले ले भाई। एयर आपके पास डायटोमिक गैस में आता है। अब बच्चे को ना बड़ा ताज्जुब होता है,
जो मुझे भी हुआ करता था शुरू शुरू में, यार एयर को कैसे डायटोमिक में घुसा दिया लाके। एयर में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, पता नहीं कौन कौन होता है। ये ऐसे एयर को डायटोमिक में लेते हैं बच्चे, जब आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा एयर में ना ऑलमोस्ट 80% होता है नाइट्रोजन। मेरा ख्याल है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, एक बार चेक भी कर लूं। और 20% ऑक्सीजन होता है, एक बार मुझे कंफर्म भी करने दो। बस ये चेक करने दो कि मेजोरिटी यही है ना, एयर का कंपोजिशन देखो। हाँ बिल्कुल सही है। एयर नाइट्रोजन होता है तकरीबन 78%, 79%, ठीक है। इसको कर दिया तकरीबन 79, 78%। और मेरा बेटा ये तकरीबन होता है आपके पास 20, 21% तकरीबन आपका होता है ऑक्सीजन, ठीक है। जो आप इन दोनों को जब जमा करोगे ना, तो ये आपके पास बनता है 99%। अच्छा, ये बात जगह पे ऑक्सीजन का भी जो कंपोजिशन होता है ना, ये 20% से ज्यादा का ही दिया हुआ होता है, तो परेशान नहीं होना। तो बताने का मकसद ये कि 99% ये गैसेज होती हैं। बाकी जो आप पढ़ते हो ना, मीथेन है या कार्बन डाइऑक्साइड है या कार्बन मोनोऑक्साइड है या ओजो, कोई भी और गैस है, वो सब जमा करके मतलब 1% से भी कम वेटेज में आ रही होती है। दिस इज द रीजन कि हम एयर को क्या कंसीडर करते हैं, डायटोमिक कंसीडर करते हैं। जहन में रखिएगा ये सारी बातें। ये इसलिए बता दिया कि शायद आप में से कोई ऐसा हो जिसके जहन में ये मेरी तरह ये सवाल आ जाए कि एयर में तो इतनी सारी गैसेज हैं, तो मेरे इसको डायटोमिक क्यों ले रहे हैं भाई उठा के। अच्छा, पॉलीएटॉमिक भाई जिसके बाद दो से ज्यादा एटम होते हैं, जैसे ओजोन गैस है, जैसे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ऑल दीज आर पॉलीएटॉमिक गैसेस। अब इनकी मेरा बेटा आपके पास ना गामा की वैल्यूज मौजूद है, ठीक है। अब ये गामा की वैल्यूज आपके पास जो है ना, आपने सीधा सीधा याद करनी होती है, आपकी उसमें जो है ना वो कॉपी में लिख के दी हुई होती है किताब में। तो आपको जो है ना यहाँ से फ्री के नंबर मिल जाते हैं। 1.67 आपके पास मोनोएटॉमिक की है। गामा की वैल्यू 1.42 भी लिखी होती है, 1.41 भी लिखी होती है आपके पास, ये डायटोमिक के लिए होती है। 1.29 या 1.28 जो होती है, ये मेरे भाई आपके पास लिखी हुई होती है किसके लिए, पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए। यहां से मेरा बेटा आपको मिलते हैं आपके फ्री फंड के नंबर जो आपके मिल रहे होते हैं, ठीक है। जहन में रख लिएगा, कभी कभार आपसे ये सवाल पूछता है। अच्छा, अभी मेरे पास जो है वो क्वेश्चन में आपके सामने मेरा बेटा कुछ ना कुछ ले आता हूँ, कुछ दो तीन क्वेश्चन हम कर लेते हैं। और बाकी ये जो है ना, मैं आपके साथ टीपीपी लाजमी शेयर कर रहा हूँ, और टीपीपी नंबर 4 होगी ये हमारी। और इसके साथ साथ मैं आपको ना इसका सॉल्यूशन भी शेयर करूंगा। फिर से मैं वही बात रिवाइज करूंगा, जो कराची यूनिवर्सिटी वाले हैं, आपको टीपीपी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन द गिवन लेक्चर। करना चाहो तो कर सकते हो, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सॉल्यूशन साथ में मैं शेयर कर दूंगा। कोशिश करना है ये सॉल्व हो जाए। जिन क्वेश्चंस में ज्यादा मसला हो रहा होगा वो फिर अगली क्लास के स्टार्ट में मैं आपको मजीद सॉल्व करा दूंगा। चलो, कुछ क्वेश्चंस शुरू के मैं आपके सामने उठा के ले आता हूं पहले। आसान आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है नहीं यहाँ से वैसे इस टॉपिक से। चलो, क्वेश्चन कहता है, पहला सवाल आपसे कहता है, अच्छा ये सवाल पास पेपर में भी आया हुआ है, और अगर आप अभी सिंध की नई किताब देखोगे ना, तो उन्होंने जो उसकी एग्जाम्पल है उसमें भी इस सवाल को थोड़ा सा चेंज करके डाला हुआ है। और ये है पास पेपर का क्वेश्चन भी है। कैलकुलेट मोलर हीट कैपेसिटी, क्या बोल रहा है भाई, मोलर हीट कैपेसिटी आपने निकालनी है। तो पढ़ चुके हैं हम मोलर हीट कैपेसिटी, Q इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, पढ़ा है ना भाई। और वेन 2 मोल्स, ये आपको एन का वैल्यू दे दिया, एब्जॉर्ब 1500 जूल ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है। 1500 जूल आपको दे दिया, जब 1500 जूल दे दिया तो ये क्यू दे दिया। एंड इस टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय, कह रहे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय का मतलब क्या दिया भाई, डेल्टा दिया बाय 25 डिग्री सेल्सियस आपको दे दिया। बस वैल्यू इसमें आपने पुट करनी है। यहां आएगा भाई 1500, यहां आएगा भाई 2, सी आपको निकालना है, डेल्टा डी दिया है 25। सिंप्लीफाई करना आपका काम है। बेसिक मैथ 01, बेसिक मैथ 02 कई दफा करा चुका हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो मैं बिल्कुल सोल्यूशन की तरफ नहीं जाऊंगा, वो आप ही करोगे। बेसिक मैथ 01, 02 अभी क्लियर कर लेना चैप्टर 11 में अच्छे से, क्योंकि उसके अंदर स्क्वायर निकालना मैं सिखाऊंगा, रूट निकालना मैं सिखाऊंगा। लेकिन जो जो चीजें मैं न्यूमेरिकल में ऑलरेडी करा चुका हूं ना, जैसे डेसिमल की डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, फ्रैक्शन, एलसीएम, ये सारी चीजें दोबारा दोबारा नहीं आ रही होंगी। हाँ, जो मैंने नहीं कराई वो डेफिनेटली कराऊंगा। जैसे स्क्वायर निकालना मैंने नहीं सिखाया अब तक, रूट निकालना नहीं सिखाया अब तक, वो मैं एक आध बार जरूर बताऊंगा। लेकिन अगर बेसिक में से आप देख लोगे तो वो फायदे में रहोगे उसके अंदर, ठीक है। अब अगला देखो, कहते हैं सैंपल ऑफ वाटर विद अ मास ऑफ 200 ग्राम इज हीटेड। अच्छा, मास आपको दे दिया,
and its temperature rises from this to this. Calculate the heat transferred given that the specific heat capacity of water is this. अब देखो इधर आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है भाई, हमें पता है ये बात। अब आपको देखो क्या क्या पता है, आपको क्यू पता है, नहीं क्यू तो मालूम करना है, वेरी सॉरी, हीट ट्रांसफर आपको मालूम करनी है, क्यू आपको नहीं पता। मास आपको पता है, मास कितना है 200 ग्राम, आपने इसे कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो यहां 1 किलोग्राम में आपके पास होते हैं मेरे भाई 1000 ग्राम, तो किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे, ग्राम से किलोग्राम में आने के लिए आप डिवाइड करोगे, तो 200 ग्राम था, किलोग्राम में आने के लिए आपने 1000 से डिवाइड कर दिया। सी आपको दिया है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, समझिएगा यहां पे बात को जरा, क्या दिया हुआ है आपको, यहां पे सी का वैल्यू दिया है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये भी ग्राम में दिया हुआ है, इसे भी किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अगर यहां डिनोमिनेटर में मैं देखता हूं कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब 1 लिखा हुआ है ना, 1 तो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कह रहा है 1 ग्राम की बात कर रहा है यहां पे ये 4 पॉइंट। भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, कॉन्सेप्ट का फील लो अगर आपने कल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अच्छे से समझा था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। अब ये कह रहा है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यानी अगर 1 ग्राम पानी है, 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, तो एनर्जी कितनी चाहिए, 4.2 जूल चाहिए। समझ आ गई बात की, ये इसका मतलब है। अच्छा, अब कन्वर्ट करना है मुझे 1 ग्राम से किलोग्राम में जाना है। सर किलोग्राम में क्यों जाना है भाई, इसलिए कि मैंने मास किलोग्राम में रखा, तो यहां स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट भी किलोग्राम वाला रखूंगा ना, एसआई वाला, और ये भी एसआई वाला रखूंगा, तब जाके मेरा ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा, जूल के अंदर आएगा आंसर में, सही है ना भाई। ये जो यहाँ यूनिट लिखा हुआ है ये एसआई वाला यूनिट तो नहीं है, एसआई वाला यूनिट क्या था, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन या जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। आप डेल्टा टी की जगह केल्विन रखो या डिग्री सेल्सियस रखो, वो तो एक ही बात है, कोई फर्क वहां पे नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये आपके पास 1 ग्राम है, किलोग्राम में कैसे जाएंगे, ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 1000। अब देखो यहां पे ये 1 लिखा हुआ है, इस 1 को मैंने 1000 से डिवाइड किया, फिर समझो 1 को 1000 से डिवाइड क्यों किया मैंने, समझिएगा बात को भैया, 1 को 1000 से डिवाइड इसलिए किया कि ये 1 ग्राम लिखा था, किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से डिवाइड करना था। अब ये पलटेगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई बाय 1000, और अब डेसिमल आगे चला जाएगा, कितनी प्लेस आगे जाएगा, 3 जीरो है तो 3 प्लेस आगे जाएगा, तो 1 2 3 गोया 2 जीरो आगे लग गए, 4200। ठीक है, तो ये बन गया 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या इसी को आप कह सकते हो 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, यहां लिख देंगे 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। सर हम कन्वर्ट ना करते तो भी चलता, बिल्कुल चलता। सर क्यों, देखो अब पहले एक बार सॉल्व करा दो फिर आपको बता दो, अगर आप कन्वर्ट ना भी करते तो भी चलता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर तो फिर आपने इतना सिखाया क्यों, बेटा इसलिए कि आपको ये पता चल जाए कि ये नॉन एसआई यूनिट लिखी हुई है, एसआई में जाना कैसे, सिखाना तो मेरा फर्ज है ना, ठीक है। अब डेल्टा टी कैसे आएगा, 45 माइनस 25 कर देंगे भाई, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे इसको उठा के, ये आपके 2 जीरो से 2 जीरो ये मर गए, 1 जीरो से 1 जीरो आपका ये मर गया, सिंपल हो गया। अब क्या करना है भाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 ये लिखा आपने, ये आपने किया भाई 42, 45 में से 25 को माइनस कर दिया आपने, तो कितना बचेगा, 20 बच जाएगा ये आपके पास, ठीक है। सॉल्व कर लोगे आपका आंसर यहाँ पे उठ करके आ जाएगा, ये यहाँ पे आपका आंसर लिखा हुआ भी है, यही आंसर आपका यहाँ पे आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, हाँ बिल्कुल सही, यही आंसर आ रहा होगा आपको, ठीक है, समझ में आने वाली बात है ये। अच्छा, अब देखो जो मैं आपको कह रहा था ना, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, डायरेक्टली कैसे कर सकते थे, देखो अगर मैं यही फॉर्मूला यूज करता, समझना जरा, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, मास में रखता 200 ग्राम एज इट इज, ग्राम में ही रखता, और C में रखता 4.2 जूल पर ग्राम के अंदर ही, ठीक है, और यहां रखता डेल्टा टी 45 माइनस 25। सर तो ये आंसर कैसे सही कैसे होता, आंसर देखो सही कैसे होता, समझना जरा ये बात, देखो मेरे बच्चे, ये ग्राम में है ना, ये चीज ग्राम में है, इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, 1000 से डिवाइड किया, ऐसे ही ये भी मेरे भाई किसके अंदर है, ये भी आपके पास पर ग्राम के अंदर है, पर ग्राम में है ना ये भी, इसे भी कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या किया, यहां अपॉन में 1 था ना, अपॉन में 1 को आपने क्या किया, 1000 से डिवाइड किया,
ये 1000 से डिवाइड किया तो ये पलट के ऊपर आ गया, जैसे अभी ऊपर सिखाया था। तो ऑटोमेटिकली ये वाले 1000 से आपका ये वाला 1000 तो वैसे ही क्या हो गया, मर गया। अब इसको भी अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो यहां से आ रहा है वही आंसर यहां से भी आएगा उठ के। अगर किसी को ये चीज समझना मुश्किल लग रही है तो दिक्कत नहीं है, आप हमेशा पूरी कन्वर्जन करने के बाद करो सॉल्व। लेकिन मैं बता रहा था कि आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। डायरेक्टली कब कर सकते हो, डायरेक्टली तब कर सकते हो जब आपको मास ग्राम में गिवन हो और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल पर ग्राम में गिवन हो। ये भी लाजमी है कि वो पर ग्राम में हो, ताकि यहां पे जब आप कन्वर्ट करो तो ये वाला 1000 इस वाले 1000 को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। तो इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल आपको टीपीपी के अंदर मिलेंगे, जिनका सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो आपने जान मारनी और मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व होते हैं आपने सॉल्व करने। जो नहीं हो सकेंगे वो मैं अगली क्लास में यकीनन आपसे करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं।